मजबूती के साथ बाजार में आज कारोबार और दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे भले आए हो, लेकिन अब भी तेजी बरकरार है। आखिरी 1.5 घंटे में किस तरह का रहेगा ट्रेड और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और बाजार थोड़े रिकवरी के मूड में सुबह से ही दिख रहे हैं और हमने अनुमान भी लगाया था, लेवल्स भी बाजार ने होल्ड करे हैं और अब कुछ शेयर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आइए पहले जान लेते हैं इस समय की बड़ी बातें, फिर करेंगे अनिल जी से चर्चा। बताएं सर, एक्शन में क्या दिख रहा है इस समय? दीप, एक्शन के पहले सबसे पहले ये हटाइए एक बार, इससे पहले एशियन पेंट्स जो नंबर्स आए एक बार फिर से नंबर्स को टच करना जरूरी है। बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। जो डिटेल्स निकल कर आ रही है तो वॉल्यूम ग्रोथ 4% का अंदाजा था और 8% के ऊपर। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया। पिछले साल की बेस बहुत थी तो उस हिसाब से देखें तो बढ़िया है। हाई बेस पर 8% की वॉल्यूम ग्रोथ ये दिखा रही है। और एक चीज और है, मार्जिन 18% के ऊपर के, मतलब बहुत ही बढ़िया मार्जिन। 18% के ऊपर जो भी मार्जिन हो काफी बेहतर कहा जाएगा। 20% के आसपास पहुंचे तो ऑपरेशनल फ्रंट पर दमदार मार्जिन, वॉल्यूम ग्रोथ शानदार, मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर। क्यों? 116 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हटाकर दिया, तो ये नंबर और मजबूत आपको नजर आएगा। और उसके ऊपर से कच्चे तेल के दाम अब कम भी होने लगे हैं। कम से कम अब वो पहले जैसा पैनिक और बढ़ने वाला नहीं है। 1 जून से प्राइस हाइक भी ये ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इनके दम पर बहुत मजबूत आएंगे। तो ये स्टॉक है जो रडार पर होना चाहिए। नो डाउट आज रिजल्ट के पहले थोड़ा सा मजबूत रहा है, शायद इस वजह से रुका है। अदरवाइज इस नंबर के दम पर मैं दीप कह सकता हूँ गारंटी से कल आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे। एफआईज की तरफ से कल अपग्रेड्स मिलेंगे कि ये है दमदार परफॉर्मेंस। क्योंकि मुश्किल समय में जो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ है बड़े बेस पर 8% रखना कोई छोटी और आसान बात है नहीं। तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। जहाँ तक नंबर्स का सवाल है तो ये दमदार परफॉर्मेंस आपके लिए एकदम सामने सामने दिख रही है। और इस बीच पॉलीकैब के रिजल्ट भी आते दिख रहे हैं। पॉलीकैब के रिजल्ट, मुनाफा 281 करोड़ से बढ़कर 325 करोड़ आता दिख रहा है पॉलीकैब का। साल दर साल ये मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने है। और भी नंबर्स में आपके सामने अनुमान से थोड़ा कम है सर, 348 करोड़ का 348 करोड़ का अनुमान था, 325 करोड़ का मुनाफा है। आय कामकाजी मुनाफा भी देखना होगा और उसके बाद हमें अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ आता दिख रहा है। लेकिन पहला आंकड़ा जो है, उससे पहले हम बात कर रहे थे एशियन पेंट्स की भी। और जब तक सारे पॉलीकैब के रिजल्ट आए, एक बार जल्दी से कुणाल जी हमारे साथ है। कुणाल जी, एशियन पेंट्स नतीजों के बाद बताएं सर क्या करना है? अनिल जी, देखिए जैसे आपने कहा कि नतीजे तो बहुत दमदार हैं और चार्ट्स भी बहुत दमदार हैं। स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक मुझे लगता है कि जो 3000 का सपोर्ट है वहीं से बाउंस लेकर के वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में 3200-3250 के लेवल्स आएंगे। बहुत ही लो रिस्क ट्रेड है क्योंकि 3000 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। तो 3000 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और 3250 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है, तो वो लक्ष्य रख करके बाय करने की राय। ओके, 3250 तक की यात्रा कर सकता है ये स्टॉक। और इस बीच पॉलीकैब के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा का आंकड़ा तो हमने 325 करोड़ का बताया। कामकाजी मुनाफा 421 करोड़ से बढ़कर 476 करोड़ आता हुआ दिखा है। आय का आंकड़ा आप बता रहे हैं? आय 3970 करोड़ की आय आती हुई दिखी। अनिल जी, अनुमान से बहुत ज्यादा है। हमने अनुमान लगाया था 3400 करोड़ का। पिछले साल 3023 करोड़ की आय थी। तो आय में पिछले साल से अब तक का आप देख रहे हैं लगभग 950 करोड़ की आपने बढ़त आती हुई दिखी। तो आय का आंकड़ा तो बहुत ही शानदार आया है इनका सर। और कामकाजी मुनाफा भी जो आप 474 करोड़ का बता रहे हैं, हमने अनुमान 404 करोड़ का लगाया था। 421 करोड़ के सामने 474 करोड़ की आय कामकाजी मुनाफा है। तो शानदार प्रदर्शन रहा है। रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पर तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जहां तक पॉलीकैब का सवाल है, थोड़ी अदर इनकम कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, तो उसका आप इम्पैक्ट डेफिनेटली देख रहे हैं। और थोड़ा टैक्स का इम्पैक्ट यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मुनाफा जो है वो थोड़ा आपको दबाव में आते हुए दिखा है। बट अदरवाइज अगर आप देखें सर, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है पॉलीकैब की तरफ से, स्पेशली आय के फ्रंट पर और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर बहुत बढ़िया। मार्जिन घटने के बावजूद, हाँ, मार्जिन घटने इसलिए मार्जिन 2% घटे हैं, तब भी मुनाफा इसलिए बढ़िया है क्योंकि टॉप लाइन बहुत ही तगड़ी आती दिखी। तो ये है रिजल्ट। आइए जल्दी से अब बाजार की बड़ी बातें बता। देखो, जो पहले इंपॉर्टेंट है वो तो होगा एब्सोल्युटली रिजल्ट। जब भी आपको ये भरोसा हो कि आप पास होंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे, तो रिजल्ट आने के बाद कौन इंतजार करता है कि बाद में देखूंगा? करेक्ट, देखते हैं इमीडिएटली देखेंगे। तो हम भी वही कर रहे हैं ना। जैसे रिजल्ट आ गया तो पहले रिजल्ट बताना पड़ेगा। बड़ी बातें बाद में भी हो सकती है। रिजल्ट के ऊपर बड़ी बातें, छोटी बातें हो जाती है थोड़ी। तो आइए अब रिजल्ट आने के बाद बड़ी बातें आपको बता दी जाए। 16,325 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा, हल्के से हरे निशान में है इस वक्त। और निफ्टी बैंक 350 अंकों की मजबूती के साथ 34,600 के ऊपर ये दिखा रहे हैं। कमाल, बढ़िया।
कल के हाइस के ऊपर निकलता हो। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी के संकेत आते दिख रहे हैं और एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% मजबूत है, लेकिन कहानी वही है, मेटल खराब, ऑटो मजबूत। लगातार यही थीम हम पिछले 3 दिनों से आपको और 2 हफ्तों से भी दे रहे हैं कि मेटल पर लेना नहीं है और ऑटो को गिरावट में खरीदना है। आज दोनों ही थीम काम करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पौने 300 अंक मजबूत, वाओ 300 अंक मजबूत है। अरे निफ्टी बहुत कम बड़े हो, बहुत कम बड़े डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, वो भी इस समय जब थोड़ा बैंक्स का सहारा मिला है। हाँ, आज तो मेटल मेटल्स गिर रहे हैं, वही है बस। क्या है कि एक है ना, बाल्टी में बहुत सारे मेंढक डाल दो ना, तो कोई उछल के बाहर निकलना भी चाहे तो दूसरा मेंढक उसकी टांग खींच देता है। तो ये मेटल सारे है ना बैंकों की और दूसरों की टांग खींचने में लगे हैं कि तुम्हें हम तो नहीं निकल पा रहे हैं, तुम्हें नहीं निकलने देंगे, वैसा हाल है। सो मेटल ढीला है, वही वजह है कि, और मेटल में देखिए स्टॉक है ना, पेयर ट्रेड आपने रेकमेंड किया, ये बढ़िया पेयर, दोनों तरफ काम, लॉन्ग ऑटो शॉर्ट मेटल्स और बैंक बायोन डिप्स, बैंक बायोन डिप्स। हाँ, तो वो तीनों अभी तक तो ठीक चल रहा है, टचवुड। तो अब आप देखिए ना, मेटल में स्टॉक्स बहुत है ना, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी में है। तो ये तीनों निफ्टी में, तो आपको निफ्टी को बढ़ने, टाटा स्टील पिछली बार कब 6% गुजरा था, बहुत बड़ा टाटा स्टील का आज बड़ा ब्रेकडाउन है, बड़ा ब्रेक। तो चलिए ये है आपके लिए सारे अब तक की कहानी। यूरोप आधे से 1.5% तक मजबूत है, ये एक्शन है दी। बिल्कुल सर। और जहां तक हमारे मार्केट के सवाल है, वही पूछना था कि लंबे समय बाद एक तो सुबह आपने कहा की खरीदारी करी है ओपनिंग पर, हाँ। और वहां से फिर हमने टारगेट्स भी आते हुए देखे। 2 टारगेट सुबह क्या है, 16,400 तक गया है निफ्टी, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ। बैंक निफ्टी पे भी आपके टारगेट्स आते हुए दिखे। अब फिर से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज एटलीस्ट आप कह सकते हैं डाउ का सहारा है और अच्छा खासा सहारा लेना ही है दीप, आज तो लेना ही है। अच्छा, हाँ 100% सुबह जो 9:15 बजे कॉन्फिडेंस था वो अब भी है। अब एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है वो डिसाइड करना है। एंट्री पॉइंट भी वही है जो सुबह था, जहां खुले 16,300 के आसपास वहीं लेना है, 16,250 100 और नीचे आए तो और लेना है। तो सिंपल सी चीज़ है, 300 से आप लेना शुरू कर दीजिए, टुकड़ों में धीरे धीरे लीजिए। 400 के आसपास सुबह भी बोला था प्रॉफिट बुक करिए, बड़े एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहाँ बेचिए, अगर बेचा तो 100 पॉइंट आपके हाथ में। बैंक निफ्टी में 34,600 का इंट्राडे स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इंट्राडे आपको ट्रिगर कर लेना चाहिए। अगर इंट्राडे में अब भी किसी को बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो वो 34,800 का है, 34,710 का आज का हाई है, 200 पॉइंट और ऊपर का आप चाहें तो रख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सिंपल है दीप, खरीदना ही है। 34,350 सबसे बढ़िया जगह होती है अब, लेकिन वो बहुत दूर है, तो आई डोंट नो 34,500 की, अभी मैंने डेटा देखे नहीं, तो मैं एक बार डेटा भी देख लेता हूँ। बट ओवरऑल रुझान खरीदारी की तरफ है बायोन डिप्स, और जब तक डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, हमारे हल्के बाजार बिल्कुल आपको हर गिरावट में खरीदारी का मौका देंगे, लेना ही है। एक और चीज कहना चाहता हूँ दीप, कल बड़े समय बाद मैंने आज के 2000 दिया था, जीएसपीएल शॉर्ट करने के लिए 494 में, और ये भी कहा था कि 500 के आसपास आए तो और बेचिए, 505 का स्टॉप लॉस। थैंक गॉड सारे टारगेट कल बच गए, 500 तक आया भी। अगर आपने और बेचा तो भी अच्छी बात है, नहीं बेचा तो कोई दिक्कत नहीं। 481, 476, 471 तीनों टारगेट एग्जैक्ट 471 पर इस वक्त सारे टारगेट हिट हो गए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके दिल पे पत्थर रख के दिया था। जबरदस्त कॉल थी सर उस समय, तो बहुत ही बढ़िया कॉल आपने दी, और टारगेट्स भी हिट हुए। और एक और कॉल आज सुबह दी थी, जैसे हम बात कर रहे थे, लंबे समय बाद ओपनिंग पर खरीदारी की आपको राय दी गई थी, और वहां से देखिए ओपनिंग के पहले 2 टारगेट्स निफ्टी के भी आपको आते हुए दिखे। एक बार देख लेते हैं सुबह क्या कहा गया था। देखिए 16,150 नीचे का लेवल है, 16,400 ऊपर का लेवल है, और इसके बीचों बीच में 16,300 रहेगा। थोड़ा यहाँ खरीदेंगे, थोड़ा 16,150 आए तो और ऐड करेंगे, मतलब वो ऐड कर पाए तो उसी तभी आप खरीदें नीचे के लेवल पे, ताकि आप ऐड कर पाए। ऊपर में टारगेट जो 300, 350 और 400 तक के बनेंगे। स्टॉप लॉस आपका 16,100 का होगा। आज बड़े ही खराब संकेत ग्लोबल मार्केट से निकलते दिख रहे थे, लेकिन जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का कन्विक्शन पूरा बरकरार था। आज मार्केट की प्री ओपनिंग के तुरंत बाद ही 9:08 पर उन्होंने निफ्टी में खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी। 16,300, 16,350 और 16,400 के ये 3 टारगेट्स दिए थे, और ये तीनों के तीनों टारगेट्स हिट हो चुके हैं। आपको याद दिला दें, ये कन्विक्शन अनिल जी की तरफ से तब निकल कर आया जब ग्लोबल मार्केट से बेहद ही खराब संकेत निकल कर आ रहे थे।
ओके, तो ये थे आपके लिए निफ्टी पर सुबह खरीदारी की राय, और वहां से फिर आपने बढ़िया एक्शन बाजार में बनते हुए भी देखा। अब वापस अगर डिप आ रहा है और अब देख रहे हैं थोड़ा बाजार फिर से ऊंचाई से डिप कर रहे हैं, 16,300 325 के करीब आपको मिले तो वापस एक अच्छी एंट्री का लेवल भी बनेगा। ये है आपके लिए सलाह। आइए फिर बता दें आपको आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। कुशल और अरमान दोनों हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में एक तो निफ्टी से अभी भी सिप्ला के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही एफएनओ स्पेस से गुजरात गैस, एमजीएल, साथ ही मैक्स फाइनेंशियल, वोडाफोन आइडिया और टोरेंट पावर भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। अजंता फार्मा पर भी फोकस रखिए क्योंकि नतीजों के साथ साथ यहां पर बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। एसबीआई की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। 15,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या फैसला निकल कर आता है। कल 11 मई निफ्टी में अदानी पोर्ट्स पर फोकस रखिए क्योंकि इसके नंबर्स आएंगे, और साथ ही पेट्रोनेट, एलएनजी, पंजाब नेशनल बैंक, एफएनओ स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। कैश सेगमेंट से बीएससी पर भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि वहां पर भी किस तरह के नंबर्स आते हैं एनएससी के नंबर्स के बाद, ये हमें फोकस में रहेगा। डिलीवरी का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा कल, 5,235 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। साथ ही वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इसका भी आईपीओ खुलेगा, छोटा आईपीओ है ये, 165 करोड़ रुपए का। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही रिकॉर्ड डेट है इंडिया मार्ट इंटरमेश के बाईबैक की, जो इन्होंने 100 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया था। और ग्लोबली यूएस और चीन के सीपीआई आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। 12 मई में गुरुवार निफ्टी से एलएनटी और टाटा मोटर्स के नंबर्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से आदित्य एबी कैपिटल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, अपोलो टायर्स और आरबीएल बैंक पर भी नजर रखिए। एलआईसी के शेयरों का अलॉटमेंट भी होता हुआ दिखेगा 12 तारीख को ही। साथ ही प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इसका आईपीओ जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा 12 मई को। कुल 540 करोड़ का लगभग ये आईपीओ है। मैट्रिमनी.com भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर शेयर बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है 12 तारीख को। साथ ही एचडीएफसी बैंक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और भारत के सीपीआई और आईआईपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए बनते हुए दिख रहे हैं जहां पर रखनी है नजर। आइए जानते हैं कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और वहां पर क्या व्यू रखना है, साथ ही खबरें अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, आप बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एमआरएफ का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 408,4816 करोड़ से बढ़कर 5,304 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप कंसोलिडेटेड मुनाफा देखेंगे तो 321 करोड़ से घटकर 168 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और वहीं अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कामकाजी मुनाफा 766 करोड़ से घटकर 540 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इसी के साथ साथ मार्जिन्स भी 15.9% से घटकर 10.2% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं वेंकीज का मुनाफा 78 करोड़ से घटकर 57 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय की बात करेंगे तो आय में भी 941 करोड़ से बढ़कर 1229 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वो 110 करोड़ से घटकर 86 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इसी के चलते मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स पर भी प्रेशर देखा गया है। वो 11.8% से घटकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 13 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। आर सिस्टम्स, जिनका कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 25 करोड़ से बढ़कर लगभग 30 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अगर आप कंसोलिडेटेड आय देखेंगे तो वो लगभग 250 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। सेरा सैनिटरीवेयर, जिसमें कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 46 करोड़ से बढ़कर लगभग 53 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अगर आप आय देखेंगे तो वो 438 करोड़ से बढ़कर 410 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में हालांकि बढ़ोतरी देखी गई है, वो लगभग 16% से बढ़कर 19.4% पर आए हैं। और कंपनी ने 35 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिएगा, जिसमें स्टैंडर्ड यूके पीएलसी के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। ओके, ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें जो आती हुई दिख रही हैं। टीडी पावर के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 168 करोड़ से बढ़कर 227 करोड़ की आई है। स्टॉक पर भी रिएक्शन आ रहा है। तो नतीजों की तो लंबी लिस्ट है आज जो आने वाले हैं, और उस पर बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं। पर आइए शुरुआत करते हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का स्वागत भी करते हैं और सारे तैयार है। स्वागत मतलब कब से इंतजार कर रहे कि हमारा स्वागत कब होगा। 15 मिनट हो गए, स्वागत ही नहीं हो रहा। आप सबका 15 मिनट बाद बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी मुस्कुरा दीजिए, इतना लेट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी मुंह चढ़ा के आप बैठे रहेंगे। स्वागत है बंसल जी आपका। हाँ, स्वीकार करो। नहीं अनिल जी, स्वीकार है अनिल जी। आप तो अनिल जी जब से निशानेबाज बने अनिल जी, निशाने ही दागे जा रहे हैं। चलिए, इस स्वागत के क्रम में सबसे पहले बुगल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
अनिल जी, मेरे रडार पर जो स्टॉक आया है वो सेल साइड का स्टॉक है और बेचना है डेल्टा कॉर्प के फ्यूचर्स को। अनिल जी, ये स्टॉक ने दिसंबर 2021 के बाद आज अपनी एक मेजर सपोर्ट को तोड़ा है, एक मेजर नेकलाइन के नीचे यहाँ पर ये स्टॉक निकला है और जिस तरह का जितने बार मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट से बाजार ने इस स्टॉक को सपोर्ट दिया था, मुझे लगता है इस सपोर्ट के नीचे इसके लिए एक मेजर ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क है डेल्टा कॉर्प में। 245 के स्टॉप लॉस के साथ डेल्टा कॉर्प में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 232 रुपए का पहला टारगेट, 227 रुपए का दूसरा टारगेट और 220 रुपए तक का तीसरा टारगेट यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। डेल्टा कॉर्प में सेल करके चलने की सलाह है। ओके, तो डेल्टा कॉर्प है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। 245 का स्टॉप लॉस लगाकर करें बिकवाली, पहला टारगेट 232 का बनेगा, 227 220 का टारगेट। और दीप इस बीच बात करते करते 50 पॉइंट का जंप निफ्टी ने मारा, 17,320 से 17,370 अभी अभी हुआ है और वापस से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी भी दिन का नया हाई बनाता हुआ 34,748 अब नया हाई निफ्टी का, बैंक निफ्टी का दिन का होता हुआ दिख रहा है। 34,800 हल्की फुल्की बाधा है ऊपर का लेवल और 16,400 जहां तक दोनों ही पहुंच ही चुके हैं। आइए बढ़ते आगे, नंबर्स पर एक बार राय ली जाए। इससे पहले राय ले, एक और नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, वो है अजंता फार्मा। 159 करोड़ से कंसोलिडेटेड मुनाफा घटकर 150 करोड़ के आसपास आया, लेकिन बोनस की घोषणा की है कंपनी ने, हर 2 शेयर पर 1 शेयर दिया जाएगा। आजकल बोनस से कोई खुशी नहीं होता। वही तो मेरे को लगा स्टॉक रिएक्ट करेगा बोनस के बाद ही तो नीचे चला गया, मैं उसी का इंतजार। सारे इन्वेस्टर्स मैच्योर और समझदार हो चुके हैं, उनका ये मानना है कि बोनस का मतलब शेयर ही बढ़ेंगे और कुछ होगा नहीं, और कुछ होगा नहीं, भाव उतना ही घट जाएगा। यही हाल है कि कॉस्मो फिल्म्स में भी अच्छे नतीजों के बाद बोनस देने के बावजूद आज पिटाई होती हुई दिख रही है। सेलो न्यूज होने में भी वक्त नहीं लगता। तो अजंता फार्मा यहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, 2.5% नीचे है। कुणाल जी चार्ट तैयार रखिएगा, मैं आपकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहा हूँ। इससे पहले रिजल्ट्स एक बार जल्दी से रख लिए जाए। तो ये है अजंता फार्मा के नतीजे, स्टॉक कमजोर होता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स बताएं कुणाल जी। अनिल जी, चार्ट तो बेहद कमजोर है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, 1700 के नीचे स्टॉक फिसला है, तो चार्ट तो कमजोर है, खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है। अगर आज ये 1700 के नीचे बंद होता है तो जिनके पास पोजीशन है एक बार निकल जाएं, क्योंकि फिर मुझे लगता है ये स्टॉक 1575 तक नीचे फिसल सकता है। और अनिल जी, छोटी सी टिप्पणी ये है कि अभी आपने कहा कि बोनस से कोई खुश नहीं होता है, तो एक बार अनिल जी दीपांशु को ऑफर करके देखिए। अनिल जी बहुत खुश होंगे दीपांशु। दीपांशु के पास है ही नहीं अजंता फार्मा, कैसे ऑफर करूं? अनिल जी बोनस, हाँ बोनस अजंता फार्मा पे आया ना, बोनस 2 पे 1, और किस पे लगा आपको? दीप सोच रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होने के बाद भी बोनस नहीं मिल रहा है। मैं तो वही दुख में अपना बाद में कुणाल जी के साथ शेयर करूं। दीप पूरी कोशिश में लगाए कि मुझे मिले तो मैं उसका भी रिकमेंडेशन स्ट्रांगली करूं। चलिए, तो ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन राय कुणाल जी की तरफ से, बोनस पर भी और अजंता फार्मा पर भी। आइए एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखा है वो है एशियन पेंट्स। शरद जी जरा नतीजों के बाद राय दें। वॉल्यूम ग्रोथ 8% के आसपास आई, मार्जिन भी अच्छे मेंटेन रखें। बताएं सर कैसे दिख रहे हैं रिजल्ट्स और क्या करना चाहिए? देखिए, रिजल्ट्स पे जो वॉल्यूम ग्रोथ का पॉइंट है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। हमें लगता है बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ या इतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो एक पॉजिटिव है। पर वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है अभी भी FY24 के नंबर्स पे भी 67 टाइम है, थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन आती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि 2-5% से ज़्यादा का फ़र्क पड़ेगा। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है, तो मुझे लगता है अभी भी वेट करूँगा मैं। ओके, वैल्यूएशन महंगे, थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद खरीदें, फिलहाल नहीं। ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स और जो भरपूर एक्शन में है वो भी आपके सामने रख दिए जाएं। अच्छा, इस बीच ओहो अजंता फार्मा में कहानी वही है दीप, मार्जिन्स बहुत घट कर रहा है, कामकाजी मुनाफा मार्जिन दोनों घट कर रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट आता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब होती दिख रही, कुछ डेटा है आपके पास? मैं वही पुल आउट कर रहा हूँ सर। कामकाजी मुनाफा 20% घटा है इनका, 260 करोड़ से घटकर 260 करोड़ से घटकर 207 करोड़ का आया है, और उसी की वजह से फिर आपने मार्जिन पर भी प्रेशर देखा है। 34.3% से घटकर 23.7, तो ऑलमोस्ट 11% का जो ये मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है वो बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। तो इवन दो इन्होंने बोनस दिया है, बट जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, जो कामकाजी मुनाफा गिर कर आया है,
उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। ओवरऑल इनका मुनाफा भी थोड़ा सा फिसला है, लगभग सपाट ही रहा है। आई की ग्रोथ फिर भी ठीक है, 15% साल दर साल आई की ग्रोथ रजिस्टर करिए, बट कामकाजी फ्रंट पर अच्छे नतीजे नहीं है और उसका रिएक्शन ज़्यादा आपको दिख रहा है सर, इसलिए 4% नीचे इस समय अजंता फार्मा आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एक बार चार्ट्स भी देख लेते हैं कुणाल जी के साथ जो इस समय गिर रही हैं। कुणाल जी 4% नीचे अब अजंता फार्मा 1650 के लेवल पर। बिल्कुल दीपांशु, जैसा मैंने कहा था कि 1700 का लेवल टूटते ही स्टॉक में बिकवाली का आपको एक राउंड देखने को मिलेगा, वही होता हुआ दिख रहा है। 1700 के नीचे अगर आज बंदी आती है, आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज रिकवरी नहीं आती है और 1700 के नीचे बंद होता है तो ये स्टॉक 1575 तक नीचे फिसल सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है निकल जाने की राय है और नई खरीदारी और बॉटम फिशिंग का बिल्कुल ना सोचे स्टॉक। ओके, बॉटम फिशिंग ये शब्द कहां से आया बॉटम फिशिंग? कुणाल जी कभी आपने की है फिशिंग? और अगर की है तो मतलब क्या एकदम मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल बॉटम में जाना चाहिए? मैंने तो आमतौर पर जितनी देखी ऊपर ही तैरती हुई देखी है। जरा इसके बारे में बताएं, आप विदेशों में भी पढ़ाई करके आए हैं। अनिल जी देखिए, मैंने तो अनिल जी केवल लोगों को फिश खाते हुए देखा है। ओहो, कभी भी अनिल जी फिशिंग का अवसर नहीं मिला मुझे। तो ये सीखा कहां से बॉटम फिशिंग आपने करना? अनिल जी, बंसल जी से, अनिल जी ये सारी चीजें बंसल जी से सीखी है। ओवर टू यू बंसल जी। अनिल जी मेरे को आपके आगे खड़ा कर दिया, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। अनिल जी बिल्कुल नहीं सीखा ये। अनिल जी धारणा गलत है कि विदेशों में जाके ये कुछ सीख के आए हैं अनिल जी। उससे ज्यादा तो अनिल जी हमने यहाँ बहुत कुछ सीख लिया है। तो कुणाल जी को मैं यहाँ ट्रेनिंग दूंगा अनिल जी। ओवर टू यू अनिल जी। ठीक है, अगला सवाल। मेटल में आ रही है बड़ी तेज गिरावट, क्यों गिर रहे हैं मेटल शेयर और मेटल्स में गिरावट क्यों आ रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ तैयार है नेहा इस वक्त। नेहा, बड़ा मतलब आज एक तरफ देखे तो ऐसा मार्केट है कि बहुत ही बढ़िया, और दूसरी तरफ अगर कोई मेटल देख ले तो बेहोशी हो जाए। बिल्कुल सर। तो क्या वजह, इतनी क्यों गिर रही है मेटल? सर पहले मैं क्विकली बता देती हूँ कि आज जो एकदम से कोहराम मच गया मेटल मार्केट में, आज की बात नहीं है, बहुत समय से गिर रहे हैं। एलएमई मेटल्स तो हम इससे पहले भी इस पे ही हमने लिंक किया था और बताया भी था कि किस तरह के दबाव मेटल कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहे हैं और ये बढ़ेगा, और हूबहू वैसा ही हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर, सिल्वर, जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें सब डबल डिजिट परसेंटेज में महीने भर में टूट चुके हैं। 10 से 15% तक की करेक्शन आई है। एल्यूमिनियम, जिंक ये 2.5 से 3 महीने के लोस पर ट्रेड करते दिखे हैं। कल के सत्र में खासतौर से हमने 8% की गिरावट आते हुए देखी है। आज सुबह जब चाइनीज आयरन और फ्यूचर्स खुले थे उनको हमने यहां पर 2 महीने के लोस पे लुढ़कते हुए देखा है। चांदी अमूमन हम प्रेशियस मेटल में गिनते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियल मेटल का भी रोल अदा करती है, उसकी कीमतें हमने मल्टी मंथ लोस पर गिरते हुए देखी हैं। और कॉपर की भी, अगर यूएस कॉपर की भी हम बात करते हैं तो हमने उसे 5 महीने के लोस पर ट्रेड करते हुए देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये मेटल्स आखिर इतना ज्यादा पस्त क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो डॉलर की मजबूती। डॉलर अभी भी भले ही 104 के लेवल से नीचे उतर आया हो, है तो अभी भी 20 साल के ऊपरी स्तर पर, उसका एक प्रेशर हम बनता देख रहे हैं। चीन जो कि दुनिया के सबसे बड़े मेटल कंज्यूमर्स में से आ जाता है, हालत वहां खराब होती चली जा रही है। शंघाई, बीजिंग सब में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। एक खबर भी आई थी कि टेस्ला जिन्होंने अभी 3 हफ्ते के लिए अपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद की थी, उसके बाद शुरू किया था पार्शियल प्रोडक्शन यूनिट्स उन्होंने शुरू की थी, अब वो फिर उसे बंद करने पर विचार कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। कॉपर का जो इंपोर्ट है चाइना में वो सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 4-5% गिर चुका है। एक्सपोर्ट ग्रोथ के नंबर्स हैं वो 2 साल के लोस पर हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स को लेकर डिमांड की कंसर्न ग्लोबल मार्केट में बन रही है। कॉमर्स बैंक की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि कॉपर और निकल का बाजार ओवर सप्लाइड रहेगा, और क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टील की कीमत इस वित्त वर्ष के अंत तक 60,000 रुपए प्रति टन तक गिर सकती है। पिछले महीने हमने इसे 76,000 टन के पीक के पास देखा था। और आपको बता दूं कि क्योंकि रॉ मटेरियल्स गिर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट आज हमने मेटल स्टॉक्स में भी देखा। निफ्टी मेटल टूटता हुआ दिखा है और बहुत सारे दिग्गज मेटल स्टॉक्स हैं जिनको हमने मल्टी मंथ लोस पर भी ट्रेड करता हुआ देखा है। और ना सिर्फ हमारे मार्केट में, इंटरनेशनली भी एल्कोआ या आर्सेलर मित्तल, यूएस, यूरोप में देखा जाए तो 36 से 6.5% तक का करेक्शन महीने भर में देखने को मिला है। और कुछ कमोडिटी एक्सपर्ट से मैंने बात की थी, उन्होंने ये भी कहा है कि मई की एक्सपायरी तक गिरावट मेटल्स में जारी रहने वाली है और 4 से 6% तक कीमतें और यहां से गिर सकती हैं।
ओके, तो मेटल का हाल है बुरा। महीने भर में जो मार पड़ी है, सब खाया पिया सब निकल गया एकदम। बिल्कुल 33% नीचे है हिंडाल्को टॉप से सर, 33%। 29 मार्च को टॉप बनाया था, वहां से देखिए 33%। पिछले लगभग महीने भर से हम लगातार कह रहे हैं मेटल छोड़ दीजिए, मेटल छोड़ दीजिए, मेटल छोड़ दीजिए। तो बस मेटल छोड़ दीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा दीप कि अब उन शेयरों पे फोकस करना चाहिए जिनकी अगर समझो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होती है। अभी जिन जिन के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से, अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी और उनको फायदा होगा। ऑटो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फायदा। ऑटो, थोड़े टाइम बाद रियल एस्टेट भी बनेगा। इनफैक्ट रोडियम के भी प्राइसेस आज गिरे हैं एंड वो ऑटो में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसकी कीमतें भी बहुत गिरी हैं। हाँ, तो अब जिन जिन के ये रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं उनके अपने आप मार्जिन सुधर जाएंगे बिना कुछ किए। अच्छा, होता है क्या है, जब मार्जिन खराब होते हैं ना, उस समय सब टाइट तो कर ही देते हैं। मतलब कोई जैसे आदमी ऑफिस में 3 बार चाय पी रहा था, इसकी 2 बार ही कर दो। हाँ, ऐसे होते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ऐसे। आपने नहीं देखा कभी? ओवरऑल ऐसे ऐसे होते हैं बहुत सारे। हाँ, कि ऐसी 3 चल रहे हैं, 2 ही लगाओ। हाँ, मतलब इस लेवल की कॉस्ट कटिंग हो जाती है जब नंबर्स खराब होने लगते हैं। वो कॉस्ट कटिंग होती तब ऐसी होती है। सो वो हो जाती है, वापस तो करते नहीं। ठीक ठीक है ना। तो फिर क्या है, मार्जिन आपके सुधर जाएं और उसके ऊपर से कॉस्ट कटिंग का इफेक्ट, तो अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट आएंगे तो डबल बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम लगातार अब ऑटो पर पॉजिटिव हो रहे हैं। बैंक्स भी आपके लिए थोड़ा ठीक हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगा तो। और उसके अलावा आपके लिए मेटल्स तो अभी भी थोड़े खराब ही हैं। तो ये सारे हैं जिन पर आपको फोकस करना है। एक बार जरा राय ले ली जाए हमारे शरद जी से मेटल शेयरों पर। शरद जी, बाय सेल नोटा मेटल शेयर्स। सेल की जगह तो अब कम बचती है जितना गिर चुके हैं, मेरे हिसाब से होल्ड ही रहेगा। बट एक रिस्क इसमें बिल्कुल रहेगा कि जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वहां और भी थोड़ा डाउनग्रेड आ सकता है, जैसा कोलैप्स प्राइसेस में आ रहा है उसकी वजह से। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे मेटल शेयरों पर। आइए बैक टू बैक आपके लिए ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं। ओहो हो, कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी दोनों तैयार हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में निकले हैं आगे हिमांशु जी, ठीक पीछे कुणाल जी और राकेश जी भी। तो पहले बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी ने जिस तरह से आज 34,700 का हर्डल निकाला है, मुझे लगता है कि ये 35,000 के जाने की तैयारी यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। और इसको अनिल जी लीड करते हुए नजर आ रहा है कोटक बैंक और HDFC बैंक। तो मुझे यहाँ पर खरीदना है अनिल जी कोटक बैंक। जिस तरह से अनिल जी पिछले 2 से 3 दिनों में खराब बाजार में भी, वॉलेटाइल बाजार में भी स्टॉक ने लोअर लेवल्स को होल्ड किया और आज के सेशन में यहाँ पर 1800 जहां पर मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी थी उसके ऊपर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कोटक बैंक यहां से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे अनिल जी खरीदारी करके चलेंगे। 1825 1826 रुपए का एक पहला हर्डल है। जैसे ये स्टॉक इस लेवल के पार निकलता है अनिल जी, 1840 से 1850 तक के टारगेट्स के लिए कोटक बैंक में होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 1790 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक में खरीदारी करके चलेंगे। और अनिल जी ऑल्टरनेटिवली 1800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि करंटली 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 40-42 रुपए तक इसमें एक्यूमुलेशन करके चला जा सकता है। 34 रुपए का स्टॉप लॉस, 52 और 60 रुपए के 2 टारगेट्स कोटक महिंद्रा बैंक की 1800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बिल्कुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए अब चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद सुमित जी भी कतार में हैं। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पे कोटक महिंद्रा बैंक ही है। पिछले 2 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए डुअल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, न केवल निफ्टी को बल्कि बैंक निफ्टी को भी कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 4-5 सत्रों से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 1785 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1840 रुपए का, इवेंचुअली 1860 तक जाएगा। और अनिल जी, एक छोटी सी टिप्पणी यह है कि अगर मान लीजिए कभी कटौती करनी पड़े आपको, तो अनिल जी जरूर कीजिएगा अनिल जी। लेकिन ये जो आपने कहा कि 3 बार जो चाय पी रहा है उसको केवल 2 बार कर दी जाएगी, तो अनिल जी इतने क्रूर मत बनिएगा अनिल जी, ये आपसे निवेदन है मेरा। बिल्कुल, माफी चाहता हूं आपका दिल दुखाने के लिए। आपको चाय 3 की 3 बार ही मिलेगी। दूध
शक्कर, पत्ती, 2 चाय जितनी मिलाया जाएगा, पानी ज्यादा कर लेंगे और 3 बना देंगे। ठीक है सर? खुश? हम भी खुश, आप भी खुश, चलेगा? कुणाल जी स्वीकार है? देखो हम किसी को नाराज करने में विश्वास नहीं करते। ऑलरेडी पत्ती इतनी कम है अनिल जी, अब तो सिर्फ पानी मिलेगा ऐसा लग रहा है। देखो आपके ऊपर है, आपको 3 पीनी है 2 पीनी, आप देखो हमें जितनी पिलानी उतनी पिलाएंगे। अगर आपको 2 वाली में 3 पीनी है, देखो क्वालिटी या क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है, बराबर ना? क्वालिटी चाहिए तो मैं तो कहूंगा 2 की बजाय आप 1 ही मांगो, और बढ़िया क्वालिटी आएगी। चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपके लिए कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी सबकी तरफ से खरीदारी की राय। सुमित जी है तैयार सुपरहिट शेयर के साथ। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है और बैंक निफ्टी ही मजबूती दिखा रहा है, तो एक बाउंस बैक पुल बैक कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 716 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज सुबह से ही एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिला है और 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बाउंस बैक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। 707 708 ये नीचे में सपोर्ट है, तो 708 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। जैसे इसके अंदर ऊपर में 720 का लेवल टूटेगा तो 728 रुपए से लेके 735 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लिया जा सकता है। 720 वाला कॉल अभी सीएमपी 15 ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 10 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के 720 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल में 728 735 ये 2 लेवल 1 से 2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय 728 735 के टारगेट के लिए। थैंक गॉड, धन्यवाद सबके। अब बैंक्स में आ रहे हैं बाय कॉल्स। ओके, तैयार हैं? अब सेठी साहब से मुलाकात कर लेते हैं, फिर 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में, ढेर सारा एक्शन। बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब के लिए। जी सर बताएं। जी, 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है और आज जो दोनों स्टॉक है दोनों फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं। दोनों फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं अनिल जी। दोनों फ्यूचर? सही सुना मैंने? हाँ अनिल जी बिल्कुल। वाह, सेठी साहब का कॉन्फिडेंस। बताएं सर पहला शेयर। बिल्कुल अनिल जी, मेरा मानना है जिस तरह की हम रिकवरी देख रहे हैं बाजार में, आज जो निचले लेवल से रिकवरी हुई है, मुझे लगता है अभी जो पहली रिकवरी होगी वो फ्रंटलाइन काउंटर्स, जो एफएनओ में जो इंडेक्स के कंपोनेंट्स है उनमें होगी। तो आज जो मेरा पहला पिक है वो कॉमन हो गया। अभी सुमित को पहले आपने मौका दिया, तो वही स्टॉक मेरा भी पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अभी मे फ्यूचर 719 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। दमदार नतीजे थे इस तिमाही के, बट उसके बावजूद भी चूंकि बाजार खराब हुआ, ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छे खासा पिटाई हो गई इसकी। अब इस लेवल से मुझे लगता है अगर बाजार में रिकवरी आएगी तो दैट वुड बी लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स, और जिसमें आईसीआईसीआई बैंक सबसे प्रिफर्ड पिक है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 735 का छोटा टारगेट शॉर्ट टर्म में और 710 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 735 का टारगेट, 710 का स्टॉप लॉस, लगभग यही राय आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर अभी सुमित जी की तरफ से भी आई है। सुमित जी इतना दिल खोल के धन्यवाद दे रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो सुमित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट। सुमित जी आप ही बोल दो। बिल्कुल अनिल जी, मैं थम्स अप भी दे रहा हूं और एकदम सही टाइम पे सेठी साहब ने भी पिक कर लिया है। स्टॉक यहां से भागना चाहिए, अभी डे हाई ब्रेक कर रहा है तो अच्छा मूव दिखाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, लगे रहे ऐसे मूव आना चाहिए स्टॉक के अंदर। आजकल वैसे सुमित जी कौन से फ्रूट का सीजन चल रहा है आजकल? चेरी, लीची। अच्छा, आम का। हाँ। सुन लिया आपने? सेठी साहब ने आम कहा है। धन्यवाद के रूप में एक आम की पेटी सेठी साहब के घर पे भिजवा दीजिए। सेठी साहब आजकल वो वाला ज्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद। बाकी वैसे अगर आप लीची और चेरी साथ में भेजेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। जामुन भी आने लगे। ये लो, लिस्ट तैयार है। सेठी साहब इतना भी मत मांगो कि अगला सोचे क्या भेजना, छोड़ो। चलिए, तो पहली पिक है सेठी साहब की तरफ से। ऐसे सुमित जी झूठ मूठ में बोलो हाँ भेज रहा हूँ। अनिल जी मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ, क्या हो गया? चलिए सेठी साहब उम्मीद ना रखे, दूसरी पिक बताएं सर। हाँ
अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे। ऑटो स्टॉक्स में आज एक अच्छी तेजी है और ऑटो में होनी भी चाहिए, बिकॉज जिस तरह से मेटल्स के दाम गिरे हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो ऑटो कंपनियों को होगा। तो वहां से मैंने पिक किया मारुति को, जो कि अभी 7,520 पे मे के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। इसके भी इस तिमाही के नतीजे अच्छे थे और अब तो ऑटो सेक्टर के प्रति भी बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। फिर मेटल्स में जो गिरावट है उसका फायदा होना है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है 7,650 का और स्टॉप लॉस रखते हैं 7,470 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति जिस पर आपको करनी खरीदारी। तो आईसीआईसीआई बैंक और मारुति ये हैं आपके लिए 2 कॉल सिटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर आज तो डाउ फ्यूचर्स जबरदस्त फॉर्म में है, 300 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं, डेज हाई पर हैं और डाउ फ्यूचर्स जितने एक्शन में उससे ज्यादा एक्शन में नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। हालांकि ऑफ कोर्स गिरावट भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, 200 पॉइंट ऊपर 1.5% की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में आ रही है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो आज शाम के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। यूरोप में भी रिबाउंड है, 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार आपको दिख रहे हैं। एशिया में ऑफकोर्स सुस्ती थी, हालांकि एशिया के बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद क्लोजिंग हुई थी, तो वहां पर भी कॉन्फिडेंस था। थोड़ा कच्चा तेल कल की गिरावट के बाद संभला हुआ है, इस समय कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है और रुपया भी आज आपको ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो रिबाउंड है सर, थोड़ा बाजार संभले हुए हैं, हमारे बाजार भी ऊपर है, इस समय क्या करना है? तेजी थोड़ी तो बनेगी, दीप और बननी चाहिए। हाँ, अभी भी मार्केट हेवी नहीं है जी। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.88 है, बैंक निफ्टी का 0.87 है। एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग 23% थी कल जी, आज सुबह। आज बढ़ के भी आके कितनी हो जाएगी? 30, 35, 32, फिर भी कंफर्टेबल है आराम से। तो नीचे की तरफ है, तो मेरे ख्याल से लेना बनता है अभी भी। 16,300, 350, 250 जहाँ भी नीचे मिले आपको आखिरी 1 घंटे में, वहाँ पर लेना है। कहाँ मिल सकता है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल दीप अगर आज 3 बजे तक के लिए कुणाल जी के लिए और आपके लिए कोई है तो वो है 16,300 का। ओके, 16,300 के पुट पर 48 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 33 लाख शेयर हैं और 3 बजे तक 16,300 को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ेगा ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसे में नीचे 16,300, ऊपर 16,400, ये क्लियर कट रेंज दिख रही है। ठीक है, इस रेंज में बाजार को करना है टाइम पास। ठीक है, बहुत साफ है। अगर गलती से टूटे, जो कि होगा नहीं, तो नीचे आप 16,250 देखेंगे और ऊपर 75-80 पॉइंट देखेंगे। 16,400 पार करके टिके तो सीधा फिर 16,475, 16,480 की जगह। तो नीचे 50 पॉइंट ही है, ऊपर 75-80 पॉइंट है निफ्टी में। ये अगर 3 बजे के पहले आपको एक ब्रेकआउट मिल जाता है 16,400 के ऊपर, तो अदरवाइज डेटा ये बता रहे हैं ज्यादा संभावना है ना आप 16,300 तोड़ेंगे ना 16,400 तोड़ेंगे, इसी रेंज में कहीं टाइम पास करके बंद हो जाएंगे आज के लिए। लेकिन व्यू पॉजिटिव साइड पे, ऐसे में 16,300 के जितना नजदीक आप ऐड कर पाए खरीदना चाहिए। डाउ फ्यूचर सपोर्ट करें, नैस्डैक फ्यूचर सपोर्ट करें, हम ओवरसोल्ड है, पोजीशन पर हल्के हैं, यहाँ से खरीदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात ये दीप की ऐसे देखा जाए तो आप ऑलरेडी 16,400, 450 के आसपास हैं एक्स मेटल्स। अगर मेटल्स को हटाकर आप देखें तो आप 16,400 के ऊपर हैं, करेक्ट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक मौका आपके लिए खरीदारी का बनता है। अब आइए बैंक निफ्टी। सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक निफ्टी में भी अब जो 3 बजे तक का लेवल है वो 34,500 का है। 34,500 के पुट पर 21 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 19 लाख शेयर हैं। 34,500 के नज़दीक आएंगे तो खरीदारी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। और ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 34,800 के आसपास है, जो कि परसों का हाई है, 2 दिन पहले का, 8 तारीख का 34,797। उसको पार करेंगे तो 34,900, 34,950। फाइनल टारगेट डीप है 35,100, 150। असली तेजी 35,150 के ऊपर बनेगी, तब तक आपके लिए धीरे धीरे रुक रुक कर अटक कर चलना। तो आज के लिए लेवल्स नोट कर लिए 34,800, 900, 950, बस उससे ज़्यादा नहीं आज के लिए दिखते हैं। 34,500 के नीचे नहीं बंद होना चाहिए, ये दिख रहा है। तो ब्रॉड रेंज आपकी 34,500, 34,900 ये टाइम है, इसमें आपको बाजार को ट्रेड करते हैं। गिरावट में खरीदारी का रुझान रखिए, ये ठीक है। अंडरस्टूड। तो गिरावट में खरीदारी का ही रुझान रखें, ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी है इस समय की। आइए कैश का ऑप्शन दे रहे हैं सुमित जी, चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दीपांशु, सुबह जो कैश का ऑप्शन दिया था उसके दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था, निफ्टी जैसे ही डे हाई मारा तो दोनों के दोनों टारगेट हिट होके
उसके अंदर प्रॉफिट बुक आराम से मिल गया सबको। अब जो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इंडेक्स को छोड़ के अब स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेगा, छोटा मोटा अपसाइड मूव आएगा, लेकिन ऑप्शंस में इतना मूव नहीं मिलेगा। इसके लिए अब स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन मेरे रडार पे आया है। तो जिस स्टॉक में अभी ऑप्शन में काम करना है वो है पुट साइड का, यानी वीकनेस देखने को मिल रही है। 157 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी का 155 का पुट अभी 3 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। ओएनजीसी के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओएनजीसी यहां से और गिरावट दिखाएगा और नीचे में 1 से 2 दिनों के अंदर 150 से 148 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओएनजीसी का 155 का पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 2 रुपए 10 पैसे का, और ऊपर में टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं 5.5 रुपए से लेके 7.5 रुपए तक का। 1 से 2 दिनों का टारगेट है 5.5 7.5। ओएनजीसी का 155 का पुट लेना है। ओके 5.5 से 7.5 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ओएनजीसी के पुट ऑप्शन में मंदी करने की राय। कच्चे तेल के दाम नीचे, कमोडिटीज के दाम नीचे, ऐसे में जिन शेयरों में बड़ी तेजी बनी वहां पर रिवर्सल होने के संकेत, ये मानना है सुमित जी का। आइए बढ़ते आगे, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। क्रिप्टो एसेट्स को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निगरानी और बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन विंग ने जांच का हवाला देकर, और जो हवाले के जरिए पैसे हिंदुस्तान के बाहर भेजे जाते हैं और जो क्रिप्टो में निवेश किए जाते हैं, ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं। क्या है पूरी खबर, किस तरह की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने जा रहा है, सारी खबर लेकर आए हैं तरुण शर्मा। तरुण बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सरकार ने यहाँ पे टैक्स बढ़ाया तो क्रिप्टो में निवेश करने वालों ने नए तरीके खोज लिए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी भी धरपकड़ स्टार्ट कर दी है। बताना चाहूँगा कि यहाँ से पैसा हवाला के थ्रू बाहर भेजा जा रहा है और उनके जरिए बाहर किसी के अकाउंट में क्रिप्टो की खरीद करी जा रही है। तो इस तरीके के करीबन 1 दर्जन मामले इनकम टैक्स ने पकड़े हैं। उन कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है जो इस तरीके का काम कर रही हैं, जो यहाँ से पैसा बाहर भिजवाने और वहाँ पे किसी रैंडम अकाउंट में क्रिप्टो खरीदवाने का काम जो करवा रही हैं, उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो कामकाज कर रहा है और उन्होंने अपनी जांच शुरू करी है। और इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। कुछ लोग इसका जब फॉरेक्स ट्रेड का भी यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले होता था कि आप यदि कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो पहले आप यहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीदते थे और उसका यूज़ बाहर जाके करते थे, लेकिन अब लोगों ने इसका भी एक रूट बनाया कि यहाँ पे वो कैश देते हैं और वहाँ और फॉरेन के अंदर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो इस तरीके के मामले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग के सामने आए हैं और ये जो मामले हैं ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर, मुंबई, जयपुर और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो हैं उनमें ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि क्रिप्टो के जरिए पैसा पहले यहाँ से कैश हवाला के थ्रू बाहर भेजा जा रहा है और वहाँ पे रैंडम लोगों के अकाउंट में क्रिप्टो की खरीद करी जा रही है और उसको बाद में रिडम्पशन करके पैसा मंगवाया जा रहा है। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर हिंदुस्तान में कैश दिया जाता है, वो कैश हिंदुस्तान के बाहर भेजा जाता है और बाहर वहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स खरीदी जाती है और वो क्रिप्टो एसेट्स से जो कमाई होती है, अगर होती है तो अगर होती है आजकल तो खैर हो नहीं रही, तो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन तरुण, इसमें मामला तो वही है, कमाई बाहर कर भी लेंगे तो वापस लाना भी फिर वही हवाले के तरीके से आता है। ये क्या कुछ होता है ये, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पकड़ेगा? ये तो सारे ट्रांजेक्शन कैश के हैं, कोई बुक्स में तो है नहीं। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी शेयर करी है, क्योंकि इसमें टेरर फंडिंग का भी एक शक डिपार्टमेंट ने जाहिर किया था। तो कुछ ऐसे बड़े ऑपरेटर्स जो दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या सदर्न पार्ट में जो काम कर रहे हैं उन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है और उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक किया जा रहा है। ये बहराजा ये जो कैश की ट्रांजैक्शंस है, लेकिन किस तरीके से किन के अकाउंट में हो रहा है, कहाँ से पैसा वापस आ रहा है, इस चीज़ की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुटा रहा है। ओके, तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन जो आ रहा है क्रिप्टो के मिसयूज पर और किस तरह से इसकी गलत फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव खबर लाने के लिए। आइए, एक बेहतरीन कॉल तैयार है अनिल जी की तरफ से, लेते हैं कल के 2000। सिर्फ खरीदारी करने की राय और खरीदना है आरबीएल बैंक का फ्यूचर।
113 रुपये के आसपास ये चल रहा है, 113-113.50 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने का है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने JSPL के फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं, वहाँ पे तीनों टारगेट हासिल हो गए, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट जरूर बुक करें, 75% कर लें तो और भी बढ़िया। अब यहाँ पर RBL बैंक्स पर हम बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं, और बैंक्स यहाँ से बढ़ सकते हैं। और मैं ये ढूंढा था, जैसे मैंने JSPL कैसे ढूंढा कि कौन सा है जो सबसे कम गिरा है, तो और मैं 500 के नीचे ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा था, वहाँ पकड़ में आ गया। सेम RBL में ढूंढा था कौन सा कम बढ़ा हुआ बैंक है जहाँ स्कोप है। नीचे की रिस्क बहुत कम है दीप, 110 के नीचे जाने वाला नहीं है, और ऊपर में 118, 120 और 125 तीन टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 118, 120, 125, 120, 125 तीन टारगेट RBL बैंक के लिए। करना क्या है, दूसरा तरीका, अगर आपको रिस्क लगती है ओवरनाइट और ये है तो 115 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 5 रुपये के आसपास मिलेगा, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये, 13 रुपये, 17 रुपये। फिर से मैं आपको बता दूं, 115 वाला कॉल ऑप्शन रिस्क कम रखनी है तो 5 रुपये वहाँ खरीदना है, 2 रुपये स्टॉप लॉस, 10, 13, 17 ये तीन टारगेट के लिए RBL बैंक के फ्यूचर्स में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे थोड़ा बैंक्स ऐसा लग रहा है लीडरशिप लेने के मूड में है, और कुछ जो बैंक्स काफ़ी पिटे हुए हैं वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए चले आगे। एब्सोल्युटली। तो ये आपके लिए RBL बैंक पर खरीदारी की राय यहाँ से और बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख सकता है। और JSPL की बात करी, कल रेकमेंड किया था और वहाँ से देखिए तीनों टारगेट्स आ गए हैं, जबरदस्त ब्रेकडाउन मिला है, और अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो तीनों टारगेट्स का फायदा भी उठा पाएगा। बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर पे भेज और कभी कभी कोई भी वो फोटो डालता हूँ तो बोलते हैं अरे जैसे वो निशाने वाला भी डाला फोटो, तो बोले सर आजकल देते नहीं है। एक्चुअली मार्केट ही ऐसा है, सही बताऊँ तो कि इस तरह के मार्केट में देने के लिए हिम्मत बड़ी चाहिए। बिल्कुल, आप पता नहीं हमारे सारे एक्सपर्ट्स कैसे कर लेते हैं, धन्य है। एब्सोल्युटली। मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है कि हर रोज निकाल कर देते हैं, क्योंकि एक तो हाई कन्विक्शन चाहिए, उसके बावजूद भी गलत हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि ओवरनाइट पोजीशन रखना बड़ा रिस्की होता दिख रहा है। इसलिए बड़े मुश्किल से आपको कल ये दिया, बड़ी मुश्किल से आज बड़े दिनों बाद कि खुलते ही वहाँ एक्शन ले लें, नहीं तो खुलते ही अगर एक्शन लेने जैसा नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं हो तो क्यों बोलेंगे। तो जहाँ क्लैरिटी हो कम दें, लेकिन एक्यूरेसी लेवल थोड़ा बेहतर है तो ठीक है। 100% तो कभी जिंदगी में होने वाला नहीं, मतलब अगर 60-70% एक्यूरेसी भी बन जाए तो बहुत है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब धीमे धीमे जहाँ जहाँ अपने कंफर्ट आ रहा है कि हाँ यहाँ एक्शन बन सकता है, वहीं पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब तक मार्केट पूरे सेटल ना हो, यही आप याद करिए पिछला साल अप्रैल में जो मिड कैप की रैली, जो मिड कैप स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं, मतलब मुझे खुद याद है, एक दिन में 5-5, 7-7 भी हमने आज के 2000 दिए। यस सर, याद है? यस याद है सर। मतलब बिगुल पे बिगुल बचते थे, और टारगेट सारे हिट हो रहे थे। वो टाइम बढ़िया था। वैसा टाइम आएगा तो फिर देंगे। बिल्कुल, वक्त की बात है, अभी वैसा वक्त है नहीं, इसलिए थोड़ा आराम से बिल्कुल गो स्लो। चलिए उस वक्त का इंतजार है, बट फिलहाल जो कॉल्स आ रही हैं वहां पर आप रखें नजर। JSPL हिट हो गए थे, एक बार देख लेते हैं JSPL पर भी क्या सलाह दी गई थी कल के 2000 में। कल शॉर्ट करने की राय है, शॉर्ट करना है JSPL के फ्यूचर्स को 494-94-95 के आसपास, इस रेंज में आप शॉर्ट करिए। 493 से 495, 496 की रेंज में 505 का स्टॉप लॉस लगाइए। 481 पहला टारगेट होगा, तो 481, 476, 471 इन तीन टारगेट के लिए करना है आपको बिकवाल। कल बड़े समय बाद मैंने आज के 2000 दिया था। JSPL शॉर्ट करने की राय 494 में, और ये भी कहा था कि 500 के आसपास आए तो और बेचिए। 505 का स्टॉप लॉस, थैंक गॉड सारे टारगेट कल बच गए। 500 तक आया भी। अगर आपने और बेचा तो भी अच्छी बात है, नहीं बेचा तो कोई दिक्कत नहीं। 481, 476, 471 तीनों टारगेट एग्जैक्ट 471 पर इस वक्त सारे टारगेट हिट हो गए। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त कॉल थी सर उस समय। तो ये है आपके लिए बाजार का पूरा एक्शन, और आइए बढ़ते आगे। और 2:45 बजे वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब नमस्कार सर, स्वागत है। उतार चढ़ाव भले ही है, लेकिन डायरेक्शन आज ऊपर की तरफ साफ नजर आ रहा है, और डाउ फ्यूचर भी अच्छी मजबूती, हरियाली दिखा रहे हैं। 300 पॉइंट ऊपर धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। जैसे कल धीमे धीमे घट रहे थे, आज बिल्कुल विपरीत ट्रेंड है डाउ नेस्डेक फ्यूचर में। बताएं सर आउटलुक बाजार का भी, और साथ ही आपके अपडेट्स भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो आपने सही पकड़ा था, सुबह आपको मैं सुन रहा था, आपने कहा था लेने का मौका है, और मार्केट के विपरीत जाना, जब फ्यूचर्स वीक थे आपने दिलवाया, तो निफ्टी एंड योर कॉल्स हैव वर्कड वेरी वेल। दैट्स अप टू यू।
थैंक यू सर। दूसरी बात अनिल जी देखिए, 100 पॉइंट के लिए मत करिए, निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी है। अब आप सब वेट करेंगे 13,400 13,450, ये गैप आप खुलेगा किसी दिन, और गैप भी 200, 250, 400 पॉइंट का होएगा, ऐसे नहीं होएगा। तभी बाजार में बॉटम बनता है। बॉटम और टॉप हमारे कहने से नहीं होता, ये 100-200 पॉइंट के लिए सौदा नहीं है, वो तो इंट्राडे आप कर लो या ना कर लो। यू हैव टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स। अनिल जी, ऑयल एंड मेटल्स आर सेलिंग ऑफ, कमोडिटीज आर इन द बेस्ट पोजीशन। अपोलो टायर, अशोक लीलैंड, मदरसन सुमी, देखिए आज क्या भाव है, आयशर मोटर। तो आपको दिख रहा है बैंक्स आर इन द स्वीटेस्ट स्पॉट। अगर इन्फ्लेशन फॉल करती है, कल यूएस में भी डेटा है, द बेस्ट प्लेस टू बी विल बी इन इंडिया। और अगर कुदरती बात रही और ये जो मैं कह रहा हूं नेक्स्ट वीक तक ऑयल में और रेजोल्यूशन आ जाए और यूएस, तो यू विल बी इन द बेस्ट प्लेस एवर। इस कारण से डोंट अंडरमाइन द एस्टिमेट ऑफ द अपसाइड ऑफ द मार्केट ऑल्सो। देयर कैन बी वेरी वेरी विशियस रैलीज विच विल कैच यू ऑल फ्लैट फुटेड। अनिल जी, मैंने सुबह कल भी आपको कहा था, अभी भी मैं 3 दिग्गज नाम कह रहा हूं, ऑल रिलेटेड टू फॉल इन कमोडिटीज। बजाज फाइनेंस इज अ नो ब्रेनर। अब आप देखिए उसका क्रेडिट कार्ड, उसके ऐप, वो सब है। जो 7,000 में आपको अच्छा लग रहा था, 5970 में लीजिए, 5870 का स्टॉप लॉस, 6350 का टारगेट। आई रीइटरेट, बजाज फाइनेंस विल आउट परफॉर्म, कॉस्ट ऑफ मनी इज लोएस्ट एंड ग्रोथ इज द हाईएस्ट। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि ऑर्डर बुक भी अच्छी है और लोहे का भाव घटेगा तो इनको तो गेन ही गेन है। ऑल अदर कमोडिटीज 223, 23.5 में लीजिए, 19 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का टारगेट। और तीसरा मैं रीइटरेट करता हूं, टाटा केमिकल नंबर्स पर नो ब्रेनर, 973-75 में लीजिए, 960 का स्टॉप लॉस, 1040 से 1045 का टारगेट। तो 2 स्टॉक वो हैं जो सुबह भी भसीन साहब ने आपको खरीदने के लिए कहा था, बजाज फाइनेंस और टाटा केमिकल, और एक फ्रेश कॉल BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 223-224 की रेंज में ये खरीदिए, 219 का स्टॉप लॉस और 240 तक के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस के लिए 6,350 का रखें टारगेट, स्टॉप लॉस 5870 का बनेगा। टाटा केमिकल में भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 960 का रखिए, टारगेट 1040, 1045 के बंद कर आएंगे। धन्यवाद सर, कल सुबह होगी फिर मुलाकात। उम्मीद करें कि हरियाली दिखेगी डाउ फ्यूचर्स के दम पर। कल सुबह फिर बाजार में ऐसी आप उम्मीद करके चल सकते हैं। कम से कम अभी तक तो लेवल्स वैसे ही डीप नजर आ रहे हैं। तो संभले हुए हैं बाजार इस समय, और बढ़िया लेवल्स भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। आरबीएल बैंक, बाय द वे सर, बात करते करते यहाँ पर और एक्शन बन रहा है, 116 की तरफ ये काउंटर मूव करते हुए दिख रहा है। भसीन साहब ने बात करी अपोलो टायर्स, मदरसन सुमी की, दोनों पर रखिए नजर, दोनों पर अच्छे अच्छे मूव आ रहे हैं। मदरसन सुमी 3.5% ऊपर है और अपोलो टायर्स 4% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर भी एक खरीदारी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। विश्वेश जी भी है हमारे साथ। विश्वेश जी, जरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट देखें, थोड़ा मूवमेंट में आ रहा है। बाकी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक्शन है, 425 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी है। अब एनबीएफसीज की भी बारी लग रही है। कोई राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर? आई थिंक दीपांशु, ओवरऑल रेंज है 1200 अपसाइड और गैप 1140 ऑन द लो साइड। मेरे हिसाब से आफ्टर अ फॉल ये ट्रायंगल है, तो मैं तो ऐसा समझूंगा कि अगर 1200 की और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आता है तो वहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है, देखिए आज की जो गिरावट है मैं उसको बहुत ज़्यादा चीयर नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। काफ़ी देर से शो में हूँ। द वेरी रीज़न आई एम स्टिल वेटिंग इज़ दैट कन्विक्शन नहीं है किसी भी साइड पे। यूएस मार्केट्स में ऑलरेडी बड़े ब्रेकडाउन हैं, डाउ में, नैस्डैक में, और मुझे लगता है हमारे यहाँ भी क्रिटिकल लेवल्स होल्ड हुए हैं 16,200 और यहाँ पे 34,000। बट मुझे लगता है ये कितनी देर तक होल्ड करेंगे वो बोलना मुश्किल है। तो गोइंग वेरी गागा अबाउट जस्ट 400 पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी रैली, मुझे लगता है दैट वुड बी लिटिल प्रीमेच्योर। वेट करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से हम गिर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है फॉलो ऑफ बाइंग आनी चाहिए। मतलब आज कल अगर हम आज के हाइज निकालेंगे देन वी वुड बी एबल टू से विद अ वेरी कॉन्फिडेंस कि शायद वी हैव सम शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस। दीपांशु, मतलब कल अगर हम आज की हाई निकालेंगे तो बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम का संकेत। ओके, और आज हमने, विश्वेश जी, आज हमने कल का हाई निकाला, उसका कुछ नहीं? जी सर, वो भी तो निकाला है हमने, आज भी तो कल का हाई निकाला, उसको भी तो थोड़ी क्रेडिट दो। निफ्टी में नहीं, निफ्टी में कल का है अनिल जी 16,404 है, और अगर आज का है आप देखोगे तो 16,404 ही है। और अनिल जी, मोर और लेस जो गैप एरिया है 2 दिन से पहले का जो डोजी बना था, वो रीजन है 16,500 के आसपास। तो देखिए मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि बेयर मार्केट में ऐसे सुनो कोई बात नहीं, अच्छा सुनो कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में तो निकाला है 34,550 का कल का है।
ऐसा मत करो, थोड़ा कहीं तो बड़ा बताओ। लेकिन अनिल जी वो एग्जैक्टली वो गैप एरिया में है, जो गैप एरिया वहाँ पे है 33,700। देखिए अनिल जी हो क्या रहा है, ओवरनाइट ही काम हो रहा है। मतलब अगर आप एक कैंडलस्टिक थोड़ा बहुत समझते हैं ओपन और क्लोज, तो ओपन और क्लोज का डिफरेंस जो है बहुत माइनर होता है। जो मूवमेंट है वो है प्रीवियस क्लोज और आज के ओपन में, दैट इज मीन्स गैप है। आज पहली बार, मतलब अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखते हो बैंक निफ्टी का, तो ऐसा लगता है कि रैली आई है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं देखना चाहूँगा कि कल इसका फॉलोअप आता है कि नहीं आता है। देन वी से कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक स्विंग है जिसके स्टॉप लॉस से शायद हम ओवरऑल स्टैंड्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है वेटिंग इज नॉट अ बैड आइडिया ओवरऑल। और अनिल जी कूल ऑफ विक्स में नहीं हो रहा है, 22 की वॉलेटिलिटी है, और मुझे ऐसा लगता है अगर विक्स में एक स्पाइक आया 25 तक का, तो यहाँ पे और दिक्कतें आ सकती है। तो अगर मार्केट में बड़ी तेजी है अनिल जी, तो विक्स को कूल ऑफ होना चाहिए था। और जबकि मैं नैस्डैक देख रहा हूँ, नैस्डैक में अनिल जी हम काफ़ी लेवल से मंदी में है, मुझे नहीं लग रहा है कोई रिस्पाइट है। आप यूएसडी आईएनआर देखिए वापस डीजाई पे आ गया है। तो अनिल जी मैक्रो इंडिकेटर्स एट द सेम टाइम, अनिल जी परसों के शो में मैंने ये कहा था बिटकॉइन, तो सारे रिस्कियर एसेट क्लास में करेक्शन है, जो सेफ्टी है वो ऊपर जा रहा है, और हमारे यहाँ वॉलेटिलिटी स्पाइक है। अगर इसको निगेट भी करना है तो मुझे लगता है एटलीस्ट जो फियर है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी उसको नीचे आना चाहिए एंड फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। देन वी कैन से कि थोड़ा लेट लेंगे लेकिन कंफर्मेशन के बाद लेंगे। तो ठीक बात है, तो थोड़ा इंतज़ार करें उसके बाद खरीदें, बिल्कुल ठीक बात है। तो लेवल निकल जाने दे, 16,500 के ऊपर निफ्टी में खरीदारी होगी और 34,700 के 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में कहाँ पर बता रहे हैं सर? जी अनिल जी देखिए एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा। अनिल जी देखिए 2 दिन पहले एक गैप डाउन ओपन हुआ था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप है। मतलब बैंक निफ्टी का 35,200 से आप 34,700 तक का गैप समझेंगे। आज का हाई एग्जैक्टली वहाँ है, और निफ्टी का भी अगर मैं लेवल बताऊँ अनिल जी, तो वो जो हाई है वो 16,500 पकड़ लीजिए। ये जो रीजन है, ये रीजन के ऊपर हम खुल गए, ऊपर गैप अप हो गया, तो हम इसको आइलैंड रिवर्सल बोलेंगे। और मैंने बेयर मार्केट में अनिल जी ऐसे गैप्स देखे हैं, उस वहाँ तक जाते हैं और वहीं से सेलिंग आती है और हम लो तोड़ देते हैं। अब ये बोलना मुश्किल है और ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि हम बेयर मार्केट में हैं, बट स्टॉक्स अनिल जी बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो 16,500 के ऊपर हम रिव्यू लेंगे कि तेज़ी है, और 35,000 अगर निकलता है तो रिव्यू लेंगे। मुझे लगता है इंट्राडे पुल बैक्स आर गुड, बट ओवरनाइट हो रहा है ज़्यादा वॉलेटाइल, तो वेट इज़ व्हाट आई वुड रादर रिकमेंड अनिल जी। चलिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है और थोड़ा इंतजार कर ले जाने दें। इनफैक्ट मैं तो 16,700 के ऊपर फुल फ्लेज तेजी में आऊँगा। 16,700 तब तक तो थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ 16,700, जब तक 16,700 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक बड़ी तेजी है। और बैंक निफ्टी में भी कम से कम 35,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अच्छा 35,300 इधर, यानी कि आप कितना हो गया 400, 300, 700, 800 पॉइंट ऊपर चाहिए, और इधर 16,700 का मतलब करीबन 400 पॉइंट चाहिए। तो 700 पॉइंट और 400 पॉइंट लगभग परसेंटेज में उतने ही बैठेगा, उतने ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर मार्केट पहला मजबूती का। तब तक ठीक है, इंट्राडे में बाउंस आएगा। अब इंट्राडे के बाउंस किसी को ट्रेड करना है, किसी को नहीं करना है, दोनों के अपने अपना मन है। कोई करना चाहता है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे जो लॉन्ग ओनली होते हैं, जिनको खरीदने किसी भी लेवल पे खरीदेंगे, खरीद के ही ट्रेड करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं बेच के करेंगे या फिर ट्रेंड में, बड़े ट्रेंड में देखेंगे। तो आपको जो सूट करे वैसे ट्रेड करें, ये ज़्यादा बढ़िया। आइए, महानगर गैस लिमिटेड के आने वाले हैं तिमाही नतीजे, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने के लिए तैयार है वरुण। खराब अनिल जी थोड़े सुस्त तो रहेंगे, लेकिन अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो आपको नतीजे अच्छे दिखेंगे, क्योंकि बेस काफी लो था। साल दर साल देखूंगा, क्वार्टर देखूं पक्का अनिल जी, बताइए तो कैसे गैस कंपनी से। तो वैसे अगर आप देखेंगे ना तो नतीजे अच्छे रहेंगे। वो रीजन इसके लिए है क्योंकि बेस लो है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो ओवरऑल मैं जब बना रहा था इन दोनों कंपनी के नतीजे, बेसिकली एमजीएल और गुजरात गैस दोनों की, तो वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एबिटा का जो वेरिएशन था, जो सबसे लो रेंज थी वो करीब 166 के आसपास थी, हाई रेंज जो थी वो 294 की थी, और ऐसे ही प्रॉफिट में भी था। जो सबसे लो रेंज थी वो 96 करोड़ की थी और हाई रेंज 190 करोड़ की थी। तो वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी एवरेजिंग करके हम आपको बता रहे हैं। रेवेन्यूज़ हमारा अनुमान है कि 12% बढ़ेंगी, 1150 करोड़ के आसपास आएंगी। एबिटा 94% बढ़ने का अनुमान है, 200 करोड़ के आसपास ही आएगा। मार्जिन 10% से बढ़ के 17.4% पे आएंगे, और मुनाफा जो है 140 करोड़ का हमारा अनुमान है। अभी अनुमान कहाँ से आया? एक तो जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें बढ़ोतरी होगी, और लगातार क्वार्टर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस बार भी 3 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इन कंपनियों ने जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है
पीएनजी सीएनजी दोनों के दाम बढ़ाए थे और सीएनजी के दाम तो काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ाए थे, क्योंकि जो 1 अप्रैल से दाम बढ़ने वाले थे नेचुरल गैस के, उसके चलते पहले से ही दाम बढ़ाए दिए गए थे। उसका इम्पैक्ट शायद आपको इस क्वार्टर में देखने मिलेगा। इसके लिए इस क्वार्टर में जो मार्जिन है वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, यानी कि पहले इनको जो गैस मिली वो सस्ती थी और इन्होंने पहले ही पास ऑन कर दिया गैस के दाम बढ़ने के पहले। इसके लिए इस बार मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे। नो डाउट इनको स्पॉट एलएनजी जो है या फिर स्पॉट गैसेस जो है वो भी खरीदनी पड़ी थी और इसका इम्पैक्ट आपने पिछले क्वार्टर में देखा था। देखना होगा उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में कितना होता है। अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तो मार्जिन गिर सकते हैं, नहीं हुआ तो मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। तो नतीजे इस क्वार्टर में एटलीस्ट अच्छे रहने वाले हैं। ओके, तो एमजीएल के रिजल्ट्स आएंगे बेहतर, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो रिजल्ट्स खराब नहीं होंगे, कम से कम इतना भरोसा है। एमजीएल, शरद जी, नतीजों के पहले कोई राय आपकी खरीदारी या बिकवाली की? मुझे लगता है जितना नेगेटिवली प्राइस्ड होना था हो गया है। अगर आप तीनों कंपनीज में देखें तो शायद एमजीएल सबसे सस्ता स्टॉक है तीनों में से, 11-12 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा कोई डाउनसाइड की जगह तो बचती नहीं है, तो रादर अपसाइड के लिए प्ले करने का बिल्कुल सही मौका है। तो ये आपके लिए राय एमजीएल पर आती हुई। आइए, सुमित जी तैयार है, उनके लिए बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मुझे भी मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, शायद अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके लिए मेरे पास सेल स्टॉक ही रडार में आया है और वैसे भी ये सेक्टर तो पूरा वीक ही चल रहा है। पिछले कई दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक का भाव चल रहा है 142। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों से हर रोज ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है और आज तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल ऑफ की तरफ देखने को मिल रही है। 146 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के एनएमडीसी के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करना है। नीचे के अंदर 136 से लेके 134 तक के लेवल इसी हफ्ते में एनएमडीसी के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 140 वाला पुट अभी सीएमपी ₹3.30 ₹3.40 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹1.5 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट ₹5.5 से लेके ₹7 तक के 140 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 136 से लेके 134 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो एनएमडीसी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। तो एनएमडीसी में बिकवाली करके चलें, ये आपके लिए राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास, उनके लिए बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, काफ़ी वेट किया पेशेंटली समझने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत वीकनेस हो सकती है। तो बेचना है डेल्टा कॉर्प। मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प में एक मेजर ब्रेकडाउन आया है विद अ व्यू कि ये स्टॉक ऑलरेडी 340 to 240 आया है और ये आशु जी जो बोलते हैं ना बुल मार्केट के पैरल्स है, वैसा कुछ हो जाएगा। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट एक रेंज का था, उसको आज क्लोजिंग बेसिस तोड़ रहा है। मतलब कि आप समझिए कि 250 के नीचे क्लोज नहीं देता था। अब ये अगर ये टूटता है तो सीधा नीचे में लेवल ₹200 का आता है। मुझे लगता है डेल्टा कॉप को क्लोजिंग बेसिस शॉर्ट करके जाना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 248 का थोड़ा बड़ा लगेगा आपको फ्यूचर में, लेकिन 225 210 के टारगेट है। मुझे लगता है कि निफ्टी में मेजर ब्रेकडाउन है, 16200 तोड़ देंगे, निफ्टी 15500 की ओर जा रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस निफ्टी 16200 तोड़ देता है तो मुझे लगता है कॉशियस रहना चाहिए। जो सारे पुल बैक आ रहे हैं उनमें सेलिंग ही है, सेलिंग साइड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग ना रहे। अगर लॉन्ग लेना भी है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में रहे। और मुझे लगता है वीकर स्टॉक जैसे बिरला सॉफ्ट भी आज वही लेवल तोड़ रहा है जो हमने परसों बात की थी, आज वही चीज़ डेल्टा कॉप में हो रही है। मुझे लगता है शॉर्ट साइड रहना ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट साइड रहना ज़्यादा बेहतर है और डेल्टा कॉप पर बिकवाली की राय आ रही है। और आप धन्यवाद स्वीकार करें हिमांशु जी के। शो की शुरुआत का पहला बिगुल हिमांशु जी का डेल्टा कॉप बेचने का ही था। 232, 227, 220 के टारगेट्स के लिए और विश्वेश जी 225 और 210 के टारगेट्स के लिए बेच रहे हैं। आइए नतीजों का इंतजार है। एमजीएल की तो हमने बात करी। वरुण, गुजरात गैस ऐसे ही आसार रहेंगे इनके भी या कुछ अलग हो सकता है यहाँ पर? ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें एक बात है कि आपने देखा था एमजीएल में मैंने कहा था कि आपको 10% से बढ़ के मार्जिन जो है 17% पाएंगे, 7% के आसपास का उछाल। गुजरात गैस में उतना उछाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुजरात गैस जो है वो खासकर पीएनजी सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज़ को, और आपने पिछले कुछ समय में देखा था कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कुछ नॉन ऑपरेटिव भी थी, कुछ शुरू हुई थी, तो उसके चलते पूरा प्राइस हाइक जो है इन्होंने पास ऑन नहीं किया था। सीएनजी में पास ऑन हो चुका था, पीएनजी में थोड़े समय से बाद में पास ऑन हुआ, उसके चलते मार्जिन में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी जितना एमजीएल में हुआ है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स जो है उसमें गिरावट होने वाली है, करीब 5 से 8% के आसपास की। रेवेन्यूज जो है उसमें 2% की बढ़ोतरी होगी, 5240 करोड़ पे आएगा। वहीं मार्जिन जो है
4.6% से बढ़ के 8.2% पे आएंगे। मार्जिन बढ़ेंगे लेकिन एमजीएल के जितने नहीं बढ़ने वाले हैं। मुनाफा जो है 260 करोड़ पे आएगा। यहाँ भी काफ़ी डिवाइडेड है स्ट्रीट एबिटा और खासकर मुनाफे की फिगर को लेके। अगर आप देखेंगे तो मुनाफा का फिगर सबसे निचला रेंज जो है वो करीब 102 करोड़ का है, सबसे ऊपरी रेंज जो है वो 370 करोड़ की है। तो देखना होगा कहाँ आता है, लेकिन हाँ स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड है बाजार, व्यू भी इस समय डिवाइडेड है। यहाँ पर रखनी है नजर, पर एक जगह बाजार अग्री हो चुका है ऊपर बिकवाली करने का। निफ्टी वापस नेगेटिव टेरिटरी में 50 अंक नीचे। बैंक निफ्टी अब ऊपरी स्तरों से लगभग 200 पॉइंट 3 बजे के पहले 3 के पहले जो 16,300 को होल्ड करना था वो नहीं कर पाया, एग्जैक्टली 16,250 तक पहुंचा है। एग्जैक्टली जो 50 पॉइंट नीचे की जगह थी वहां तक आ चुका है। तो आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले 16,300 को नहीं होल्ड करके कमजोरी के संकेत तो दे दिए हैं। लेट्स सी अब क्लोजिंग कहाँ होती है। तो अब 16,300 आपके लिए मुश्किल वाला मामला हो जाएगा। 300-350 सप्लाई जोन हो जाएगा और 16,150 से 16,250 आपका सपोर्ट जोन है। 16,150 कल का लो है और 16,250 आज का लो है। तो थोड़ा ख़राब हुआ है और ये खराबी इसलिए मायने रखती है कि ये खराबी तब हुई जब डाउ फ्यूचर्स कोई खास खराब नहीं है। 300 पॉइंट अभी भी ऊपर है डाउ में। हाँ, वो मजबूती के साथ है। उसके बावजूद हमारे बाजार कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है। इस बीच तैयार है हिमांशु जी भी और तैयार है हमारे कुणाल जी और राकेश जी भी। पहले हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी देखिए, ये बात काफी हद तक विजिबल है। पिछले 15 मिनट में जैसे ही बाजार हायर रेंज पर पहुंचा, सडन सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर रेजिस्टेंस के आसपास अभी फिलहाल सेलिंग बनी हुई है। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ विश्वेश जी से कि जो 16,200 का लेवल है उसको बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। उसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो एक पैनिक सेलिंग का एक नेक्स्ट राउंड शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल अनिल जी यहाँ पर जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है शॉर्ट साइज का, वो है टाटा मोटर्स का। अनिल जी ये स्टॉक एक अपनी ही मैं कहूंगा एक अंडर परफॉर्मेंस में बना हुआ है। हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में एक रिकवरी आते हुए नजर आई, लेकिन टाटा मोटर्स के स्टॉक में किसी भी तरह की रिकवरी पिछले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिली। आज के सेशन में अगर आप डेटा देखें अनिल जी तो 400 और 410 की स्ट्राइक की कॉल राइटर्स में एक्टिवली कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और जिस तरह से स्टॉक ने अपना सपोर्ट निकाला है प्रीवियस स्विंग लो का, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल तक 385-380 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी अनिल जी। 393 के करंट लेवल्स हैं, 395 तक आपको मिलता है तो पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 401 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 385 और 380 रुपए तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टाटा मोटर्स अब 400 का लेवल तोड़ने के बाद और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है 385-380 के टारगेट्स के लिए। देखते हैं राकेश जी कुणाल जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर क्या करना है इस समय। अनिल जी दिवांशु बेचना है और बिकवाली की राय है इन्फो है, यानी कि नौकरी पे बिकवाली की राय है। स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। आज एक फ्रेश नीचे में एक मेजर सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज बहुत कंफ्यूजन है स्टॉक को लेकर, उसके बाद हम इस पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। पहले बंसल जी ने कहा कि नौकरी देखो, फिर उन्होंने कहा लीव नौकरी, फिर उन्होंने कहा नौकरी ले लो, और अब हम लोग नौकरी पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। तो फाइनली नौकरी पर बिकवाली की राय है। ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, 3800 के नीचे स्टॉक फिसला है। शॉर्ट करके चले, यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 3755 पर, 3755 का स्टॉप लॉस रखें। बेहद कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार को, और हमें उम्मीद यह है कि 3500 के भी नीचे के लेवल्स आपको नौकरी पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रखना है 3755 पर। पहला टारगेट होगा 3600 का, इवेंचुअल टारगेट 3550 का। बिकवाली की राय है नौकरी। ओके 3600 और 3550 के टारगेट के लिए। तो ये जब इतने सारे इंस्ट्रक्शन और इतने सारे मैसेज आपको कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आते हैं, नौकरी देखो, नौकरी छोड़ो, नौकरी ले लो, तो आप कौन सा नौकरी समझते हैं? वाकई में आपको लगता है कि ये एडवाइजरी वगैरह का ये बिजनेस बेकार है, इतना स्ट्रेस है फालतू में, क्या मतलब है, सब छोड़ छोड़ा के नौकरी कर ले, ऐसा कुछ सोचते हो कि क्या चेक करें इसी बिजनेस में कोई वैकेंसी है? मतलब क्या विचार क्या आता है आपके दिमाग में?
अनिल जी बिल्कुल यही विचार आया। अनिल जी पहले 5 मिनट तो समझ नहीं आता किसको नौकरी कह रहे हैं। पहले इन्होंने कहा नौकरी देखो, मुझे लगा कि काम चल नहीं रहा है, जिस तरह बाजार गिर रहा है ये कह रहे हैं कि नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फिर इन्होंने कहा कि नौकरी रहने दो, तो फिर मुझे लगा अनिल जी कि अब विचार बदल गया, लगता है बाजार रिकवर हो रहा है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर साइड। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि हमारा काम बहुत अच्छा है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपका काम ज़्यादा अच्छा है। तो चिंता न करें, जो चाहे वहीं जमा रहे, टिका रहे, बैठा रहे। आइए, आपने कहा ना जी बिजनेस में देखो। हाँ नहीं, मैंने कहा पूछ लूँ, गलत फहमी हो तो दूर तो कर ली जाए। क्लियर करना जरूरी है। चैनल नंबर 1 होने में ये फायदा भी है, तो ये साथ में लोगों की नजरें भी रहती है ना सबकी कि ऑलरेडी कुछ दावेदार हैं। हाँ, बहुत सारे दावेदार हैं। आइए, दावेदार है सुमित जी, उनके लिए बिगुल। बताएं श्रीमान। अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक एक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 772, 772 रुपया, और स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और पिछले 7 से 9 दिनों के अंदर हर रोज ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। आज भी अभी सेकंड हाफ के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अदानी पोर्ट के अंदर यहां से अगले 2-3 दिनों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। 792 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी पोर्ट को यहाँ पे सीएमपी पे बेचना है। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर 750 रुपए से लेके 740 रुपए तक के टारगेट अदानी पोर्ट के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 750 740 का टारगेट से 750 740 के टारगेट के लिए करें बिकवाली अदानी पोर्ट में। लेकिन बिकवाली करने के पहले एक चीज समझ ले अच्छी तरीके से, कल आने वाले हैं इसके रिजल्ट। और अगर बिकवाली करने के पहले आप ये जानना चाहते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे, तो आशीष चतुर्वेदी आपके साथ तैयार है रिजल्ट्स के बारे में बताने के लिए, और उसके बाद विश्वेश जी तैयार है कुछ अपनी बेहतरीन पिक के साथ। तो पहले आशीष बताएं अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स का अनुमान। सर बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आप अक्रॉस देखें तो आपको ग्रोथ नजर आएगी, कि जो आय है इसमें आपको 16% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह कि इनका जो गंगावरम पोर्ट है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हुआ है इसके चलते इनकी आय में बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इस पोर्ट के इंटीग्रेशन को हटा दें तो लगभग आय जो है सपाट है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी देखें तो इनका एडजस्टेड तौर पर जो एबिटा है यहाँ पर आपको 22% की बढ़त जो है वो नजर आएगी। और मार्जिन में भी बढ़त है। पिछले साल जो है 63% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए थे, इस बार करीब 66% से ज्यादा के मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे में भी देखें तो ठीक ठाक 18% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। यानी अक्रॉस आप देखिए, एबिटा देखें, आय देखें, मार्जिन है, मुनाफा है, सब में बढ़िया ग्रोथ है। ओके, ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स पर अनुमान नतीजों का। शरद जी, मन करता है आपका अदानी पोर्ट खरीदने का इस भाव पर? नहीं, मुझे तो अभी भी थोड़ा महंगा ही लगता है। 18-20% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, उसके सामने स्टॉक लगभग 22-23 टाइम पे, मतलब बहुत महंगा भी नहीं है तो बहुत सस्ता भी नहीं है, न्यूट्रल जैसा है मेरा। तो मुझे लगता है 8-10% और यहाँ से करेक्ट हो जाए तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक बात है, नोटा का करें इस्तेमाल, ये राय है। ना खरीदें ना बेचें, और बाकी फिर तकनीकी तौर पर आपको करना ही है ट्रेड, तो फिर आपको सुमित जी ने बताई दिया अदानी पोर्ट शॉर्ट करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज आज हो रही है बाजार में, कल भी हमने देखी थी। न्यू एज स्टॉक्स कल हम हाईलाइट कर रहे थे, एक बार फिर से नाइका, पीबी फिनटेक और उसके बाद जोमैटो, ये तीनों स्टॉक्स पुल अप करिए। आज भी उतना ही बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है जितना कल आते हुए दिखा था। 5-5, 6-6% आज भी ये सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। नाइका देखिए कल 6% गिरने के बाद आज 5% नीचे। जोमैटो आज 7% मैप माई इंडिया 7%, मैप माई इंडिया देख लीजिए, और पीबी फिनटेक देख लीजिए, रेडियन कुछ तो चल रहा है सर इस स्पेस में। कल भी भारी गिरावट, आज भी भारी उमा जी देखिए, उमा एक्सपोर्ट 13%, आज की लिस्टिंग 17%। सब भाग रहे हैं, एग्जिट बटन दबा रहे हैं, स्पेशली जो न्यू एज कंपनीज, रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं। आज आईपीओ की क्या राय दी थी? लिस्टिंग इनका सोचे भी ना जाने दीजिए, अवॉइड खुला था। आज जो खुला है आईपीओ, ये रेनबो नहीं, आज तो लिस्ट वाला है। हाँ। नहीं, ये नहीं, आज जो खुला है प्रूडेंट। अच्छा, आज जो खुला है प्रूडेंट। अरे कल तो इसका भी विश्लेषण करना है ना, डिलीवरी का। परेशानी है सर। जोमैटो तो गया 50 के लेवल से आ गए। अब सुमित जी, आजकल टोमेटोज के भाव क्या चल रहे हैं? अनिल जी देखिए, आपको एकदम सही टाइम पे याद आ गया अनिल जी। अनिल जी 100 रुपए के भाव पे बोला था कि टोमेटो लेना ज्यादा अच्छा है टोमेटो के कंपैरिजन में। आप देखिए स्टॉक 50 के पास तो आ चुका है। और टमाटर के भाव 80 रुपए हो गए, पता है कि नहीं पता आपको?
हाँ मतलब वो ज्यादा महंगा हो गया जोमेटो हाँ, से। आप थोड़ी भाव पूछ के खरीदते होंगे, टमाटर क्या भाव है, आलू क्या भाव, आप तो ये देना ये देना ये देना ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जोमेटो सस्ता हो गया, टोमेटो महंगा हो गया। करेक्ट सर, 100%। जी बंसल जी। अनिल जी मैं कह रहा हूँ सुमित जी को टमाटर का भाव नहीं मालूम, अनिल जी टमाटर का भाव मालूम नहीं है, कभी नहीं लिया उन्होंने। उनको सिर्फ जोमेटो का प्राइस मालूम है, वो नहीं कर रहे अनिल जी घर पे। और वो सेम है हमारे कुणाल जी का भी, वो कनाडा से अनिल जी पढ़ के आए हैं तो अपने आप को फॉरेन रिटर्न मानते हैं। और सुमित जी तो खुद अनिल जी हीरो है स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं, वो कहाँ सब्जी लेने जाएंगे अनिल जी। तो बंसल जी ऐसे आप है ना जलो मत किसी से, सबकी उनकी किस्मत अच्छी है तो अच्छी है, ऐसे जलने से क्या होगा आपका। अनिल जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चाहे टमाटर खुद खरीदते हो या ना खरीदते हो, अनिल जी जैसे ही सब्जी में कम हो जाता है टमाटर, पता लग जाता है अनिल जी महंगा हो गया है। चलिए बढ़िया है, महंगाई नापने का ये एक बेहतर तरीका है। लेकिन फिलहाल जोमेटो, मैप माई इंडिया, रेड गेन, नाइका, सारे नए जमाने के आईपीओ तेजी से धड़ाम से आज टूटते हुए दिख रहा है। लिस्ट होने के बाद यहाँ पर बिकवाली होती दिख रही है। आइए विश्वेश जी है तैयार, एक बिगुल उनके लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी क्या बेचेंगे अब। अनिल जी बेचना है AB कैपिटल 105-104 की रेंज में चल रहा है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब वो एक्सटेंशंस ऑफ डाउन मूव शुरू कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इसीलिए शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 108 का स्टॉप लॉस रखना है अनिल जी यहाँ पे। और जिस हिसाब से सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है मुझे लगता है इसके जो रिसेंट स्विंग लोज है 198 वो पहला टारगेट होगा एंड 95-96 दूसरा टारगेट होगा। जिस हिसाब से स्टॉक्स में सेलिंग देखी जा रही है अनिल जी, समहाउ ऐसा लग रहा है शायद इंडेक्स का ब्रेकडाउन उतना बड़ा ना हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग रहेगी। तो प्रॉब्लम ये होता है इन सब चीज़ों में कि अगर आप कैश बेस ट्रेडर हो तो आपको टाइम लगता है वो लेवल में आने में लिए। तो मुझे लगता है शॉर्ट करके शायद आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हो। तो AB कैपिटल शॉर्ट करना है 108 के स्टॉप लॉस से 95 के टारगेट के लिए। सेल कॉल्स भर के आ रहे हैं सर, भर के लास्ट 6 कॉल सेल्स ही हैं। और इसमें और भी वीकनेस आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन आ रहे हैं जैसे विश्व जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं हिमांशु जी ने क्या किया स्पॉट बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु स्टॉक वही है जो मैंने कल भी रडार पे लाया था, बिकवाली करनी है टाटा पावर में। और मुझे लगता है कि इसको हम ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर्स की जगह इसमें ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे। देखिए काफी वीक सेटअप है, कल नंबर्स के बाद वीकनेस आई, इंट्राडे में 250 पॉइंट का निफ्टी में रिकवरी देखने को मिला था, उसके चलते थोड़ी रिकवरी बनते हुए जरूर मिली थी। लेकिन आज कल का लो ये स्टॉक वापस से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे बड़ी बात अगर आप इसका डेरिवेटिव डेटा देखें तो क्लियर कट हायर स्ट्राइक्स पर हैवी कॉल राइटिंग है और पुट्स में क्लियर कट अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है स्टॉक ग्रेजुअली 210 रुपए की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर BTST ट्रेड लेंगे। 220 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलेंगे, जो कि लगभग 6.75 रुपए 75 पैसे के आसपास अभी करंट भाव है जिसका। मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 8.5 रुपए से 10 रुपए तक के टारगेट टाटा पावर की 220 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है टाटा पावर में थोड़ी और जो गिरावट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो टाटा पावर नतीजों के बाद एक शार्प डाउनफॉल कल आया था, मैनेजमेंट से भी हम कल बात कर रहे थे, और उसके बाद आज फिर से गिरावट के आसार इस पर आ रहे हैं। इस बीच टाटा स्टील को ओवरटेक करते हुए गिरावट में अब कोल इंडिया आ गया है। 170 का भी लेवल कोल इंडिया ने तोड़ा है। यहाँ पर भी भारी बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है। जो कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है उसका इम्पैक्ट कोल इंडिया पर भी आपको पड़ते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स की बात करें तो टाटा स्टील, JSW स्टील तो गिर ही रहे थे। मेटल स्पेस की बात करें तो अब कोल इंडिया में भी आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, तो गिरावट वहां पर आ रही है। फोकस करते हैं कुछ और नतीजे जो आने वाले हैं। बैंक स्पेस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्शन बना हुआ है। PNB, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। वरुण है हमारे साथ बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो ये क्वार्टर तो बैंक्स के नाम ही रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन देखने मिला है सभी प्राइवेट और PSU बैंक्स दोनों में, और PNB के नतीजे भी अच्छे रहने वाले हैं। NII में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 7,960 करोड़ मुनाफा जो है उसमें करीब 2.3 टाइम्स के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। 586 करोड़ से बढ़ के 1350 करोड़ के आसपास आएगा। अब ये क्यों? लोन ग्रोथ करीब 3 से 5% के आसपास रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ जो है 3 से 4% के आसपास रहने वाली है। क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजनिंग दोनों में अच्छी खासी कमी आपको देखने मिलेगी। स्लिपेजेस जो है उसमें तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 3% के आसपास की गिरावट का अनुमान है। नो डाउट ट्रेजरी गेंस जो है वो थोड़े कम रहने का अनुमान है, और इसके लिए शायद प्रॉफिट में
फिर भी 2.3% के टाइम्स के आसपास की बढ़ोतरी है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा रहती। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, हालांकि वो थोड़े बहुत फ्लैट रह सकते हैं, अगर बढ़ोतरी हुई तो भी मामूली बढ़ोतरी होगी, कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने वाली वहाँ पे। लेकिन हाँ, प्रॉफिट का फिगर अगर आप देखेंगे, एनआई का फिगर आप देखेंगे, वहाँ पे बढ़ोतरी है और ग्रॉस एनपीएस में मामूली कमी है। 12.88 से कम होके 12.7% और नेट एनपीए 4.9 से कम होके 4.8% के आसपास आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक पर राय इस समय। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी। विश्वेश जी, जरा एक बार चार्ट्स भी देखें पंजाब नेशनल बैंक पर, कोई व्यू इस चार्ट पर सर? आज रैली में इस समय उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वीक स्टॉक है दीपांशु, बहुत ही मतलब इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, 32 ऑन द लोअर साइड एंड 44 ऑन द हायर साइड। जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर अ वेरी मेजर ब्रेकडाउन, मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक अगर 30 के लेवल तक आ जाए तो भी, क्योंकि जिस हिसाब से हायर लेवल से सेलिंग, जो स्टॉक्स पकड़ के रखते हैं मार्केट को, क्या है इन्फोसिस, HCL टेक, थोड़ा बहुत रिलायंस सपोर्ट कर देता है और कोटक महिंद्रा बैंक, यही जो सपोर्ट है बैंक मार्केट को आ रहा है। अब जब नीचे आता है तो पूरा बास्केट आता है। तो ये जो टिपिकल सिग्नेचर होती है व्हेन समबडी हैज ऑलरेडी मेड अ माइंड कि मुझे निकलना है, तो या तो ये सेलिंग के फिगर खत्म होने लगे, तो इन सब में मुझे लगता है PNB इज डेफिनेटली द वीकेस्ट अमॉन्ग देम ऑल। लोअर एंड ऑफ द रेंज 30 तक है, वहाँ तक आ सकता है। ओके, तो ये आपके लिए PNB 30 रुपये तक आ सकता है। ये काउंटर स्ट्रेंथ दिखाने के कोई मूड में आपको दिख नहीं रहा है PNB इस समय, और स्ट्रेंथ दिखाने के कोई मूड में कुछ और काउंटर्स भी आपको इस समय नहीं दिख रहे हैं जो बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोल्टास पर रखी नजर, आज 6% का ब्रेकडाउन आया है, ये काउंटर भी काफ़ी कमजोर रहा है। देखते हैं सुमित जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल वाला स्टॉक किया है। ये स्टॉक सुबह के सेशन में तेजी में था, कल का हाई भी इसने ब्रेक किया था, लेकिन सेकंड हाफ आते आते ये फिसल चुका है और अब ये डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 319 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है DLF के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है और आज सेकंड हाफ में इसके अंदर सेलिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। DLF इस हफ्ते में अभी और गिरावट दिखा सकता है। 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली आप मान के चले DLF में यहां से देखने को मिलना चाहिए। 329, 330 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये स्टॉप लॉस लगा के DLF में यहाँ पे CMP पे बिकवाली करें। 1 से 2 दिनों के अंदर DLF में यहाँ से एक फॉल देखना चाहिए, जिसमें नीचे के अंदर 308 रुपए से लेके 305 रुपए तक के टारगेट DLF के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा DLF में 308 से 305 के टारगेट्स के। DLF के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी रखी नजर, इस पर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स आज आपको फिर से कमजोर बनते हुए दिख रहे हैं, वहां पर सहारा नहीं है बाजार का। आइए आखिरी 10 मिनट बाकी है, ले लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। तो सरप्राइजिंग है हमारे बाजार की गिरावट, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा बदला नहीं है, 325 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर थे, अभी भी बने हुए हैं। यूरोप में आधे से 1.5% तक की तेजी आपको दिख रही है। कच्चा तेल आज कंट्रोल में, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले कच्चा तेल काफी तेजी से फिसला है, $106 से अब 105 के नीचे आपको आते हुए दिखा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो कुछ बदले नहीं है पिछले 1 घंटे में, बट हमारे बाजारों में शार्प फॉल आ चुकी है। जिस लेवल पर थे 350 से अब देखिए 16 2 वजह इसकी। एक वजह तो ये हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ FIs बहुत ही ज़्यादा बेच रहे हैं। यस, कैश में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है। फ्यूचर्स में तो बेचने को ज़्यादा बचा नहीं है। ऑलरेडी इंडेक्स लॉन्ग 22-23% पे तो कितना बेच लेंगे, लेकिन हाँ कैश में तो है ही है स्टॉक। तो अगर कैश में बड़ी बिकवाली है और उस वजह से गिरे तो एक ही आमतौर पर पिछले कुछ दिनों में अगर वो बेचना भी चाहें तो बाइंग आती नहीं है। बाइंग नहीं आती तो आप बेच के कितना बेचेंगे, सप्लाई लेने वाले के लिए कोई होना तो चाहिए। लेकिन आज मूड माहौल थोड़ा अलग था, तो हो सकता है बायर्स मिले हो तो बोले दे दो जो लाइन में लगे सबको, तो ऑल बायर सेटिस्फाइड हो गया। तो एक तो वो हो सकता है अगर एक कारण जो स्क्रीन देख कर लगता है। दूसरा कारण जो एंटिसिपेशन पे, अनुमान पे है, जो कई बार भारतीय बाजार करने की कोशिश करते हैं अमेरिकी बाजारों की दशा कि हम पहले भांपने की कोशिश करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है डाउ फ्यूचर तो ऐसा नहीं दिखा रहे, लेकिन अमेरिका ऐसा तो हो सकता है भारतीय बाजार ये अंदाजा लगा रहे हो कि भले डाउ फ्यूचर दिखा रहा हो कि 300 ऊपर होंगे, भले नैस्डैक 200 ऊपर दिखा रहा हो, पता नहीं रात को ना हो और कमजोर सेशन हो, ऊपर खुलकर अमेरिका भी फिसल जाए, यू नेवर नो। तो ये दोनों के जवाब, एक का शाम को मिल जाएगा जब FIs के डेटा आएंगे, दूसरे का कल सुबह मिल जाएगा, या देर रात तक जो जागते हैं डाउ को सुला के सोने के बाद तब तो नींद ही नहीं आती, कुणाल जी जैसे लोग, तो हाँ उनको रात को मिल जाएगा। तो अब दोनों में से क्या सही है वो पता चलेगा। लेकिन
एक चीज़ जो सही है वो है सब आपके सामने भाव ये दिखा रहा है कि बाजार की चाल ठीक नहीं है। और कल के भी नीचे जाकर अगर निफ्टी बंद हो रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी कल के लोज नहीं तोड़कर ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो निफ्टी देखकर काम चलाना है। बैंक निफ्टी देखकर हर वक्त नहीं चलाया जा सकता। खुश होने के लिए ठीक है, लेकिन निफ्टी जो नीचे बंद हो रहा है वो डेफिनेटली कमजोरी के संकेत तो दे रहा है दीप। ऐसे में 3-20 की स्ट्रेटजी के तौर पर फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनानी है। भले हमने आज तेजी की बात की, 2 बजे भी बोला कि लग रहा था, लेकिन वही है कि 3 बजे तक अगर आपका 16,300 नहीं होल्ड करता है तो फिर निकल जाने में समझदारी। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन कम करके ही चले। आज की जितनी ट्रेडिंग है उसको कम कर लें, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग रखने में मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा रहेगा अमेरिकी बाजार तो कल 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर ले लेना, और क्या है। ओवरनाइट रिस्क रखने जैसे बाजार है नहीं, इसलिए हल्का रहने में समझदारी है। और फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं कोई भी लॉन्ग 16,000 का पुट जरूर खरीद कर जाएं, ये ध्यान में हेज रखना जरूरी है। हेज रखना जरूरी, बिल्कुल। तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल बिगड़ गया है, लग रहा था एक रिकवरी है, थोड़ा रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है, अब तो वो आसार नहीं आ रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी का सहारा है, ग्लोबल क्यूज का सहारा है, देखते हैं यहाँ से कैसे बाजार ऊपर और जाएंगे या नहीं। बट ब्रेकडाउन्स जो आ रहे हैं उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स है। डेल्टा कॉपर तो आपके लिए ऑलरेडी सेल कॉल्स आ चुके हैं। इंडियन होटल्स में आज एक ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिख रहा है, 4% फिसला है इंडियन होटल्स, इस पर भी रखिए नज़र। बैंक्स की बात करें तो पीएनबी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ज़्यादा वीकनेस इस समय आती हुई दिख रही है। पर आइए नतीजों की हम बात कर रहे थे, और एक और नतीजे हैं पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी कल आने वाले हैं। एक बार वरुण से जानते हैं। वरुण, यहाँ पर क्या है अनुमान? कमज़ोर नतीजे रहेंगे दीप। और बेसिकली तकलीफ क्या है कि जो स्पॉट एलएनजी की कीमतें थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी और पूरे तरह से वो पास ऑन नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके कारण कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहेंगे। वॉल्यूम्स जो है वो फ्लैट रहने वाले हैं। दहेज टर्मिनल का जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो करीब 90% के आसपास रहेगा। कोची का जो है वो करीब 18 से 20% के आसपास रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक इस कंपनी के नतीजे जो है इन पर निर्भर करते हैं। रेवेन्यूज 7% गिरेंगे, 11,720 के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा 40% गिरेगा, 1,040 करोड़ के आसपास से आने वाला है। मार्जिन 13.75% से गिर के 8.9%। मुनाफा 44% गिरेगा, 1140 करोड़ से घटकर 640 करोड़ के आसपास आएगा। तो नतीजे जो है पेट्रोनेट एलएनजी के कमज़ोर रहेंगे। कमजोर नतीजे रहेंगे, कुछ ज़्यादा खास आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नहीं चले। आइए हिमांशु जी एक और कॉल के साथ है तैयार, बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, एक और स्टॉक जो कि खराब क्लोजिंग दिखा रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, वो है ओएनजीसी का। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कल के सेशन में 150 के लेवल तोड़ने का पोटेंशियल रखता है, जिस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे बंद हो रहा है। तो यहाँ पर हम ओएनजीसी में 155 के स्ट्राइक की, यानी कि इन द मनी के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन कैरी करेंगे। ₹5.20, ₹5.30 के आसपास के लेवल्स हैं। यहाँ पर हम ₹3.80 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मेरा मानना है कि यहाँ पर ₹8.5 और ₹10 के 2 टारगेट्स लेकर कल के लिए इस ट्रेड को कैरी करेंगे। तो ओएनजीसी के 155 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में कैरी करके चलने की सलाह है। पुट ऑप्शन ओएनजीसी 155, ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से। तो अगेन कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाजार नहीं सपोर्ट ले पा रहा है इस समय। एचयूएल ने आज थोड़ा सहारा देने की कोशिश ज़रूर करी है, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है, देखते हैं ये कल कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं। पीवीआर में आज थोड़ी खरीदारी आई है। सीमेंस जिसके नतीजे आज थर्सडे को आने वाले हैं, वहाँ पर थोड़ा एक्शन बना है। एलएनटी के भी नतीजे थर्सडे को आएंगे, उस पर भी आपको रखनी है नज़र। तो कुछ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स हैं जो थोड़े एक्शन में आपको देख सकते हैं, बट अदरवाइज आज सहारा कहीं से मिल रहा है। एक पीवीआर के चार्ट पर क्विक राय ले लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी, पीवीआर का चार्ट देखें, आज अच्छी तरह होल्ड आउट कर रहा है, 4% ऊपर वीक बाजार में भी। क्या राय है इस पर? देखिए दीपांशु, टेक्निकली देखें तो कल के हाइस के ऊपर निकला हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो जिनके पास भी है 1750, 1750 एक सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। और जो कैरी करना चाहते हैं 1750 का लेवल है, इसके स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए पीवीआर, नजर रखिएगा इस पर। ये अच्छा परफॉर्मेंस है और सुबह से देखिए तेजी में था और गेंस होल्ड करके दिखाए, बट और कहीं बाजार में आपको एक्शन दिखा नहीं है। एक जीएनएफसी पर नतीजों पर रिएक्शन दिखा था, वो थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा। एचयूएल टॉप गेनर रहा आपका, 2.5% ऊपर।
एशियन पेंट्स बढ़िया नतीजों के दम पर ये 2.5% ऊपर रहा। यहाँ से थोड़ा सहारा मिला आइशर, इंडसइंड, अल्ट्राटेक, मारुति, कोटक। एचडीएफसी बैंक आज 1.5% ऊपर बंद हो रहा है, जिसकी वजह से आप बैंक निफ्टी को ऊपर देख रहे हो। थोड़ा निफ्टी को भी अच्छा सहारा मिला है। एचडीएफसी लिमिटेड से में भी हल्की खरीदारी आई है, बट वहीं पर गेनर्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। तो 10-12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहे, उसके अलावा बाकी सारे आपको गिरते हुए दिखे। और देखिए किस तरह की गिरावट आई है। टाटा स्टील, हिंडाल्को 5% नीचे, टाटा मोटर्स 3% नीचे आपको गिरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे था। गिरावट की एक बड़ी वजह यहीं से आपको आ गई। इन्फोसिस, आईटीसी 7% टारगेट से भी बहुत नीचे 464। माय गॉड, खराब तो होंगे लेकिन इतना फास्ट गिर जाएंगे आज के आज। और सुबह तो इतनी ताकत भी दिखा रहे थे सर। सुबह तो ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई बहुत टूट के गिरने वाले हो। मिड सेशन से हल्का रिबाउंड आया था सुबह, बट वो वापस फिसल गए सर। बड़ी गिरावट आई है। तो मेटल्स आज के मेन कल्प्रिट रहे इस वीक बाजार के। और ऑयल एंड गैस पर भी आपने वीकनेस देखी। इसके अलावा वोल्टास पर आपने कमजोरी देखी। एसआरएफ हालांकि नतीजे बढ़िया आए थे, बट उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरह का ब्रेकडाउन आया। 5.5% एसआरएफ आज फिसला। डेल्टा कॉप सभी के रेडार पर शॉर्ट करने के लिए आया था, 5% की गिरावट दिखाता हुआ। वेदांता पर भी हमने वीकनेस देखी है। टाटा केमिकल्स आज कमजोर था। कोफोर्ज ये फिसलते हुए दिखा। सेल 83 के लेवल पर आ गया। सेल देखिए 150 के लेवल से अब 85-83 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। टोरेंट पावर इसके आज नतीजे हैं 4% नीचे ये था। एमसीएक्स, आईएक्स दोनों एक्सचेंज स्टॉक्स भी फिसलते हुए आपको दिखे। दीपक नाइट्राइट, डिक्सन टेक, निपॉन लाइफ, माइंडट्री, एबीबी यहाँ पर भी आपको कमजोरी दिखी है। वायदा कारोबार में जीएनएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया। अपोलो टायर्स में खरीदारी थी। मदरसन सुमी में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर थोड़ी खरीदारी है। वो एफएमसीजी काउंटर्स अच्छे रहे क्योंकि खबर आई थी कि शायद मलेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटा सकता है। 8% से 6 से 4% की एक ड्यूटी की जा सकती है। कैश मार्केट में थोड़ा एक्शन था, कुछ काउंटर्स थे। कार्बोरेंडम में अच्छी खरीदारी थी। आइनॉक्स लेजर ने आउट परफॉर्म करा पीवीआर के साथ साथ। ईआईडी पैरी सुबह रेडार पर भी था एक्सपर्ट्स के। गॉडफ्रे फिलिप्स, थर्मैक्स, वरुण बेवरेजेस, फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छी मूव देखी। वेल्सपन कॉप 9% नीचे। ऑयल इंडिया 9% नीचे। तेल की गिरावट के साथ ये भी फिसला है। शोभा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, बीएएसएफ, टेक सॉल्यूशंस, मिंदा कॉर्पोरेशन, इंटेलेक्ट इंजीनियरिंग और टाटा एलेक्सी। इसका ब्रेकडाउन देखिए 7,000 के नीचे टाटा एलेक्सी आया। जी रेडार पर आया नहीं गिरावट में जितना ये ऊपर जाने में रहता है, बट टाटा एलेक्सी भी रिसेंटली काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है सर। तो अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग और 16,200 पर प्रोविजनल क्लोजिंग आ रही है। जी थोड़ी खराब तो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आखिरी आधे पौन घंटे में जो तेज बिकवाली हुई है 3 बजे के बाद से, 3 बजे तक ठीक था मामला, 16,300 होल्ड कर रहे थे, लेकिन 3 बजे के बाद आधे घंटे में 100 पॉइंट निफ्टी ने निकाले हैं और बैंक निफ्टी भी लगभग 34,750 से 34,450 तक आता हुआ दिखा है। तो आखिरी आधा घंटा तेज बिकवाली होती दिखी, और वो भी तब जबकि हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे आए हैं, अभी 220 पॉइंट नीचे, दीप 160 नीचे नेस्डेक फ्यूचर है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बाजार देखकर हैं, हमारे बाजार देखकर अभी तो ऐसे ही कह सकते हैं, रिएक्शन हमें देख के डाउन नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर्स में। हे भगवान, पहले डिसाइड कर लो कौन किसको देख के गिर रहा है, ये पता चलना चाहिए। एग्जाम में 2 जन साथ में बैठे तो डिसाइड हो जाना चाहिए कौन किसको कॉपी करेगा। बदले तेरे चक्कर में फेल हो गया, तेरे चक्कर में फेल हो गया, तो कौन किसको कॉपी कर रहा है। हमें लगता है हम डाउ को कर रहे हैं, डाउ को लगता है हमें कर रहा है, वैसा हाल हो गया। तो ऊपरी स्तर से तो वही जो दूसरा कारण, पहला कारण ये कि हो सकता है एफआईज ने तेज बेचा, और दूसरा कारण ये कि हो सकता है भारतीय बाजार को अपनी कलेक्टिव विजडम में ये लग रहा हो कि आज रात अमेरिका में वैसी तेजी होगी नहीं जैसी डाउ फ्यूचर्स आज दिन भर दिखा रहे थे। लेट्स सी, थैंक गॉड बंद होते हुए 16,240 इतना खराब नहीं, कल के लोस के आसपास आप बंद हुए जाकर। कल 16,240 का ही लो था दीप, तो आज हम बंद वहीं पर हुए। तो नहीं कल, हाँ, तो बंद हमारे होते होते बुरा हाल नहीं, 16,340 था, माफ़ कीजिएगा, कल 16,240 पर बंद हुए 61 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी ने डबल सेंचुरी मारी है, 34,500 के बेहद करीब बंद हुआ है। सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग अलग दिशाओं में आज जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह है आज का समापन समारोह। हमारे समापन समारोह के सारे विशिष्ट अतिथि विदा लेने का वक्त है। धन्यवाद प्रस्ताव सुमित जी के लिए, कुणाल जी के लिए, राकेश जी के लिए, और हिमांशु जी, विश्वेश जी और शरद जी, आप सबका विशेष धन्यवाद आज के कार्यक्रम में मुश्किल भरे ट्रेडिंग सेशन में साथ देने के लिए पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ। ढेर सारे कॉल्स आए, खराब बाजार कॉल्स तो बहुत सारे, और हमारे एक्सपर्ट्स ने बराबर नजर बनाए रखी मार्केट्स पर, नतीजों पर। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।